हेलो एवरीवन। आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के कुछ जेई के लेवल के बेहतरीन सवाल करेंगे, है ना। और ये सारे क्वेश्चंस हम लोग सीबीएसई के जो टॉपिक्स है उसको करने के बाद उसको यूज़ करके जेई लेवल के कुछ बेहतरीन सवाल और उनके कंसेप्ट देखेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं ये ज़बरदस्त लेक्चर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पर, ठीक है। पहला टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू अ फाइनाइट चार्ज्ड रॉड, ठीक है। प्रोवाइडेड आपको बेसिक्स जो है वो पता हो है ना, कि एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है ना। ये सब चीज़ एक बार मैं रिकॉल कर देता हूँ, रिकॉल करें। एक पॉइंट चार्ज के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर। एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर, ठीक है। ध्यान रखिएगा केवल और केवल पॉइंट चार्ज के लिए ये एप्लीकेबल है ना। और फोर्स अगर लगाया देखा जाएगा कूलम्स लॉ के अनुसार के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ठीक है। समझ आ रहा है। इससे ही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला निकला है ना। ओके। और तीन तरह का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हम लोगों ने पढ़ा था। एक था लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जिसका लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा होता था चार्ज पर यूनिट लेंथ, है ना। तो Q होता था लैम्डा इंटू एल। दूसरा था सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जिसका सरफेस चार्ज डेंसिटी होता था सिग्मा चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया, Q होता था सिग्मा इंटू सरफेस एरिया, ठीक है। और तीसरा होता था वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, रो इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, है ना। तो चार्ज अगर निकालना है तो चार्ज डेंसिटी इंटू वॉल्यूम हो जाएगा, ठीक है। ये छोटा छोटा बात है जो हम लोगों को चाहिए, ठीक है, एकदम फंडामेंटल चीज। अब हम लोगों को एक फाइनाइट चार्ज रॉड दिया गया है और उसके वजह से किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अपन को निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकाला जाएगा? तो इसके लिए एक फाइनाइटली चार्ज्ड एक फाइनाइट रॉड ले लिया जाए। ये माना जाए एक चार्ज रॉड हो गया, ठीक है। इस पर चार्ज है प्लस प्लस प्लस, और यहां से एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर दूरी पर एक पॉइंट है P, ठीक है, जो यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर पर लोकेटेड है। समझिए बात को। अब मुझे अगर ये पता है कि इस पर चार्ज जो है उसका डेंसिटी है प्लस लैम्डा, इसका चार्ज डेंसिटी कितना है प्लस लैम्डा, लीनियर चार्ज डेंसिटी, चार्ज इसके लेंथ पर डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब यहां पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इस फाइनाइट चार्ज रॉड की वजह से निकालना है, ठीक है। तो अब मुझे बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, तो क्या मैं E इज इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर यूज कर लूँ? क्या मैं E इज इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर यूज कर लूँ? नहीं सर, क्या बात कर रहे हैं, ये तो पॉइंट चार्ज के लिए लागू है, पर ये पॉइंट चार्ज तो नहीं है, इसीलिए ये फॉर्मूला लागू नहीं होगा, ठीक है। क्लियर है। तो क्या किया जाए? तो सर एक पॉइंट एलिमेंट, एक छोटा सा एलिमेंट आप इस रॉड का लीजिए, ठीक है। अगर इस पॉइंट को मैं रॉड के इस पॉइंट को O मानूं, है ना, और यहां से x दूरी पर मैं चला जाऊं और dx बराबर का एक छोटा सा एलिमेंट ले लूं, तो इस एलिमेंट को तो मैं पॉइंट चार्ज मान सकता हूं, है ना, इस एलिमेंट को पॉइंट चार्ज मान सकता हूं। तो इसके वजह से यहां पे अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालूं तो यहां से x दूरी है, ये r है, तो ये दूरी कितना बोले आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, थोड़ा और पतला कर दिया जाए, हो गया आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसके वजह से इस पर चार्ज मैं कितना मान लूं? इस पर मान लेते हैं चार्ज है
डी क्यू। कितना चार्ज है? डी क्यू, छोटा सा चार्ज, ठीक है। इसको पॉइंट चार्ज मानकर मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालूंगा। किधर होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड? ऑब्वियसली हमें एक गुरु मंत्र पैंट पता है, पैंट, PANT, जो कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा? P फॉर पॉजिटिव, A अवे, पॉजिटिव से अवे, N फॉर नेगेटिव, T फॉर टूवर्ड्स। पॉजिटिव से अवे, नेगेटिव के तरफ या टूवर्ड्स, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, ठीक है, इस गुरु मंत्र से। तो और नहीं भी समझ में आता है गुरु मंत्र, तो यहाँ पे +1 कूलम्ब चार्ज रखें और देखें कि वो किधर फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। तो पॉजिटिव से अवे, इधर की तरफ सीधा लाइन होना चाहिए, ये DE वेक्टर, ठीक है, DE वेक्टर। छोटे से एलिमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ, ठीक है। अब मुझे बताइए, अगर मैं इस एंगल को थीटा लूं तो क्या मैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट्स लिख सकता हूं? ये एंगल थीटा होगा तो ये किधर कितना होगा? डी कोसाइन थीटा, और ये कितना होगा? DE साइन थीटा। सही है, डी कोसाइन थीटा, डी साइन थीटा। क्लियर है सबको? लिखिए जल्दी से, DE कोसाइन थीटा और DE साइन थीटा, इसके दो कंपोनेंट्स, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। हो गया? ओके, देखिए इसको, हो गया? अब इसके दो कंपोनेंट्स हो गए। मुझे बताइए, अगर मैं इस छोटे से एलिमेंट के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूं, है ना, तो वो डी कितना होगा? DE, इसके मैग्नीट्यूड को, सिर्फ मैग्नीट्यूड बोलिए कितना, कि दिस कैन बी कंसिडर्ड, दिस एलिमेंट कैन बी कंसिडर्ड एज अ पॉइंट चार्ज। तो क्यू कितना लिखूं? DQ, और भाई दूरी का स्क्वायर, यहां से दूरी कितना है भाई? R² + X² रूट अंडर और उसका स्क्वायर, ये कट गया, ठीक है। DQ को कितना लिख दे? लैम्डा DL। ध्यान से समझिए, लैम्डा क्या था? मैंने बताया चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो हर एक यूनिट लेंथ में, 1 सेंटीमीटर लेंथ में जो चार्ज है उसे कहेंगे लैम्डा। तो भाई साहब dx लेंथ में कितना चार्ज होगा? हर यूनिट लेंथ में जो चार्ज है वो है लैम्डा। तो dl लेंथ में कितना? लैम्डा इंटू DL। मैंने dx यूज किया है तो आप यहां पर dx यूज कर लीजिए, है ना, लैम्डा dx। हर यूनिट लेंथ में जो चार्ज है वो लैम्डा, तो dx लेंथ में कितना? लैम्डा इंटू dx। डन, ओके। डिवाइडेड बाई R² + X², ठीक है, R² + X²। अब सुनिए, ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए, इसके दो कंपोनेंट हो गए। तो यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड, इस पूरे रॉड की वजह से उस इलेक्ट्रिक फील्ड के भी दो कंपोनेंट होंगे। कितने? टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड के, एक जो इससे नॉर्मल होगा, परपेंडिकुलर होगा, DE कोसाइन थीटा, और एक जो इस रॉड से पैरेलल होगा, वो DE साइन थीटा, ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए, अगर मैं लिमिट ऑफ, ये कलर ये यूज करते हैं, ये देखिए, अरे भाई ये क्या आ गया? कलर ये, अब लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन बताइए। तो अगर जब मैं इंटीग्रेट करूंगा तो समझिए, इस पॉइंट से ये जो सेंट्रल लाइन है, इस सेंट्रल लाइन से कितना एंगल पर ये एंड लाई कर रहा है? ये एंगल है θ1। लेट मी चेंज द कलर,
ये एंगल है θ1, यहां पे दिखा देता हूं θ1, ठीक है। और इससे ऊपर ये एंगल कितना है, θ2, θ2। इससे नीचे θ1, ये एंगल कितना है, θ1, और इससे ऊपर θ2। समझ आ रहा है? ये जो सेंट्रल लाइन है ये मेरे लिए रेफरेंस लाइन है। अब इसको 0 डिग्री समझिए, ऐसे समझिए, ऐसे समझिए, जैसे ये हमारा रेफरेंस लाइन है 0 डिग्री वाला लाइन, ठीक है। इसके ऊपर, इसके नीचे, इसके ऊपर वाले एंगल को अगर मैं थीटा लिखता हूं तो नीचे वाले को उतना ही इक्वल एंगल को माइनस थीटा लिखूंगा। बात समझ आ रहा है? ये रेफरेंस लाइन है, अगर ऊपर है प्लस π/6 तो नीचे होगा माइनस π/6 नीचे, ठीक है। रेफरेंस लाइन से 0 डिग्री वाला लाइन से नीचे। तो वैसे ही हमारा रेफरेंस लाइन ये है, इससे नीचे वाले एंगल को दिखाते वक्त तो मैंने थीटा दिखाया θ1, पर ये है नेगेटिव एंगल और ये है पॉजिटिव एंगल। बात समझिए इस चीज को, ठीक है, ओके। अब मैं अगर इस रॉड के वजह से जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट निकालूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, उसके लिए मुझे सारे ऐसे छोटे छोटे एलिमेंट के वजह से डीई कोसाइन थीटा कंपोनेंट्स को मुझे ऐड करना होगा, है ना, ऐड करना होगा। तो कैसे ऐड करते हैं? तो सर इंटीग्रेशन ई परपेंडिकुलर क्या लिखूं, डीई कोसाइन थीटा, डीई कोसाइन थीटा, ठीक है। मुझे कहां से कहां ऐड करना है बताइएगा जरा, कहां से कहां ऐड करना है? माइनस ऑफ θ1 से प्लस ऑफ θ2। बोलिए क्यों माइनस ऑफ θ1? क्योंकि ये रेफरेंस लाइन से नीचे की तरफ है, ठीक है, नीचे की तरफ है, और ये रेफरेंस लाइन से ऊपर की तरफ है। बात समझ में आ रहा है सबको? ये रेफरेंस लाइन से नीचे की तरफ है एंगल, तो नेगेटिव लिया मैंने, और ये ऊपर की तरफ है, पॉजिटिव लूंगा, ठीक। ध्यान दीजिएगा, पहले ही मैंने नेगेटिव ले लिया, θ1 को खुद ही नेगेटिव ले लिया। मतलब अगर प्रॉब्लम में मेरे को दिखाई देगा इधर वाला 30 डिग्री, इधर वाला 50 डिग्री, तो मैं -50 नहीं लूंगा, मैं +50 लूंगा, क्योंकि नेगेटिव मैंने पहले ही ले लिया। बात समझ आ रहा है? रेफरेंस लाइन से नीचे वाले एंगल को हम लोगों ने नेगेटिव पहले ही ले लिया, ठीक, ओके। अब मुझे बताइए तो डी कितना है? सर डी बताइए, डरिए मत, आसान है। डी बताइए, के लैम्डा डी एक्स बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू कॉस थीटा, ठीक है, इंटू कॉस थीटा। समझ में आ रहा है सबको? इंटू कॉस थीटा। अब एक और बात समझिए, चूंकि यहाँ पे कॉस थीटा है ना, और ये थीटा वेरिएबल था, दिख रहा है आपको, ये थीटा वेरिएबल था। यहाँ पे हमें x और थीटा के बीच में एक रिलेशन स्टैब्लिश करना चाहिए। क्या देखिएगा क्या होगा रिलेशन, जैसे कि इस ट्रायंगल में अगर मैं tan थीटा यूज करूं, क्या यूज करूं, tan थीटा, तो बताइए p/b x/r होगा। दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू r tan थीटा। हाँ ना बोल यार, x इज इक्वल टू r tan थीटा। ये क्यों निकालना जरूरी है? ताकि अब मैं इसका डेरिवेटिव लेता हूं, अगर x r tan थीटा है तो dx विल बी r tan थीटा का डेरिवेटिव बोल, सेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, dx विल बी इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, dx विल बी r कांस्टेंट है, छोड़ दिया, tan स्क्वायर थीटा का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर थीटा। याद रखे, डेरिवेटिव लीजिए, x है dx लिखिए, इसका डेरिवेटिव लीजिए थीटा का, थीटा के टर्म्स में tan थीटा का सेक स्क्वायर थीटा, और लास्ट में क्या लिखिए, डी थीटा लिखिए। जिन विद्यार्थियों को ये लगता है कि सर ये कैसा डेरिवेटिव है, वो ऐसे समझिए, ऐसे समझिए, पर ये सब यार एक जेई स्टूडेंट को ये सब आना चाहिए। मैं कह रहा हूं कि तुम इसको, ये यहाँ पे वेरिएबल थीटा है तो dx बाई डी थीटा, थीटा के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव ले लो, कितना हो गया r, और tan थीटा का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा, डी थीटा को उधर भेजो, खत्म, r सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, कोई दिक्कत नहीं। एक फिजिक्स का स्टूडेंट ये dx और डी थीटा को सेपरेट एंटिटी के रूप में हमेशा ट्रीट कर सकता है। ये छोटा चेंज इन x, ये छोटा चेंज इन थीटा, समझ में आ रहा है? या d बाई डी थीटा को एक सिंगल ऑपरेटर भी ट्रीट कर सकता है, जब जैसा सिचुएशन हुआ उस हिसाब से हम लोग यूज कर सकते हैं। तो सिंपली ये समझिए कि
एक्स है, डेरिवेटिव ले लीजिए और डी एक्स लिख दीजिए। थीटा का फंक्शन है, डेरिवेटिव ले लीजिए, डी थीटा लिख दीजिए। बस, क्या मैंने क्लियर कर दिया? ये कोई दिक्कत है? एक लाइन में लिख सकते हैं। ये नहीं लिखना है, ये नहीं लिखना है, ऐसे ही लिखना है हमेशा, एक ही बार में। हो गया? क्लियर है? क्लियर है? आगे बढ़े। ओके, तो अब मैं इस dx को रिप्लेस करता हूं r सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा से, ठीक है ना? तो कितना आ जाएगा? मैं नेक्स्ट पेज में लिखता हूं एक बार। ई परपेंडिकुलर था ना के, देखिए तो क्या था बताइए, के लैम्डा, और नीचे भी रखना पड़ेगा x के जगह पर, tan x के जगह पे r tan थीटा, ठीक है? तो k और लैम्डा बाहर माइनस थीटा 1 से प्लस थीटा 2, ठीक है? और dx के जगह पे r tan स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, r सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है? और इधर डी थीटा, और एक और था इधर कॉस थीटा, और नीचे क्या था? आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अगर एक्स को आर टेन थीटा रखेंगे तो क्या कॉमन आएगा? आर स्क्वायर कॉमन, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा ही सेक स्क्वायर थीटा होता है क्या सर? काट दे, ये आर से ये खुपच हो गया, के लैम्डा बाई आर बाहर, ये आर बाहर, और देख लीजिए क्या बचा, बताइए यहां पे क्या बच रहा है? केवल कॉस थीटा बच रहा है। किसके रेस्पेक्ट में? थीटा के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, ठीक है? तो कॉस थीटा का एंटी डेरिवेटिव कितना? प्लस ऑफ साइन थीटा, कहां से कहां? माइनस थीटा 1 से प्लस थीटा 2। कॉस थीटा का एंटी डेरिवेटिव साइन थीटा माइनस थीटा 1 से प्लस थीटा 2, समझ रहे? माइनस थीटा 1 से प्लस थीटा 2। बहुत बढ़िया सर, के लैम्डा बाई आर, ठीक है? वैल्यू रखें साइन थीटा 2 माइनस साइन थीटा 1, माइनस ऑफ माइनस साइन थीटा 1, तो हो जाएगा प्लस, यानी कि साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 ही आएगा। ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट हो गया के लैम्डा बाई आर साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। बात समझ में आ रहा है? सबको आ रहा है? ठीक है, याद रखिएगा, थीटा 1 रेफरेंस लाइन से नीचे था, थीटा 2 रेफरेंस लाइन से ऊपर था, ठीक? ठीक है ना? ये याद रखेंगे। बिल्कुल ऐसे ही अगर ई पैरेलल निकालेंगे हम लोग तो डी ई साइन थीटा होगा, कहां से कहां? माइनस थीटा 1 से प्लस थीटा 2, ठीक है? तो हम लोग बिल्कुल इसी तरीके से ये इंटीग्रेशन भी कंप्यूट कर सकते हैं। मैं डायरेक्ट रिजल्ट लिख देता हूं, ठीक है ना? ये आएगा के लैम्डा बाई आर कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। ये ई पैरेलल कंपोनेंट, ये ई पैरेलल कंपोनेंट है। कौन सा कंपोनेंट है? ई पैरेलल, ठीक है? क्योंकि दोनों कंपोनेंट आ रहे हैं उसके। अब सर अगर कोई कहेगा कि नहीं आप रिजल्टेंट निकालिए, तो सर हम ई जैसे ये फाइनाइट रॉड है, इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट और इसके वजह से पैरेलल कंपोनेंट, ठीक है? इन दोनों का रिजल्टेंट ले लूंगा तो आ गया टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है? मतलब अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे को लिखना है तो क्या ये ई पैरेलल का स्क्वायर प्लस ई परपेंडिकुलर कंपोनेंट का स्क्वायर नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। ई पैरेलल कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कंपोनेंट का स्क्वायर। अब हमको क्या पूछा है उसके हिसाब से, पॉइंट कहाँ है उसके हिसाब से ये सब होगा, जैसे अपन लोग यूज करेंगे उसको, ठीक है, क्वेश्चंस को। अच्छा, इसमें एक दो पर्टिकुलर केस भी समझिए। अगर एक नोट जैसा लिखिए ए नंबर, अब मैं कहूं कि अगर P मिड पॉइंट पे होता तो, ये फाइनाइट रॉड है, एग्जैक्ट इसके मिड पॉइंट पे होता तो, इसके ठीक मिड पॉइंट पे, एग्जैक्ट मिड पॉइंट पे, मैंने थीटा 1 और थीटा 2 दोनों अलग लिया। इट मीन्स आई एम टेकिंग अ जनरल केस कि जरूरी नहीं है कि ये एग्जैक्ट मिड पॉइंट पे हो। जरूरी था? नहीं था इस डिस्कशन में।
तो अगर वो पॉइंट ई पी लाइज एट मिड पॉइंट, तो थीटा 1 और थीटा 2 दोनों इक्वल होंगे, होंगे ना इक्वल, इज इक्वल टू मान लो थीटा। केस ऐसा है, ये भी थीटा ये भी थीटा, यार ये मिड पॉइंट मतलब एग्जैक्टली उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर लाई किया। मिड पॉइंट का मतलब यहाँ पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर लाई करेगा, ठीक है। तो उस केस में आप मुझे बताइए तो, हेलो, अगर इधर एक छोटा एलिमेंट लेता हूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, इसका ये कंपोनेंट परपेंडिकुलर पैरेलल कंपोनेंट और परपेंडिकुलर कंपोनेंट, क्या इससे सिमेट्रिक दूरी पर जो एलिमेंट होगा उसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग निकालेंगे, उसके वजह से जो ये पैरेलल कंपोनेंट और परपेंडिकुलर कंपोनेंट आएगा, ये पैरेलल कंपोनेंट्स कैंसिल नहीं करेंगे, मतलब एक ही कंपोनेंट बचा रहेगा। इसके वजह से जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस साइड में रहेगा, राइट साइड में, समझ आ रहा है। ये जो कंपोनेंट्स है जो लाइन चार्ज के पैरेलल होंगे वो कैंसिल कर जाएंगे ड्यू टू सिमेट्रिक एलिमेंट्स ऑन आइदर साइड ऑफ दिस पॉइंट ओ, ठीक है। इसीलिए इसमें ई पैरेलल ये 0 हो जाएगा और ई परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, के लैम्डा बाई आर। क्या था ई परपेंडिकुलर का फॉर्मूला, साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, तो दोनों इक्वल है होंगे तो क्या हो जाएगा, 2 साइन थीटा 2, 2 साइन थीटा, 2 साइन थीटा, 2 साइन थीटा, हाँ ना बोलो। तो ये हो जाएगा, है ना। अगर मिड पॉइंट हुआ तो सिचुएशन अनुसार खुद भी अपन लोग देख सकते हैं, ठीक है। और अगर मान लो कि ये इन्फिनाइटली लॉन्ग है तब, इन्फिनाइटली लॉन्ग है तब, अगर ये इन्फिनाइट, जैसे मान लो ये और इसका लंबाई बड़ा है, यहां तक है, तो आप देखो तो ये थीटा 1 ये थीटा बड़ा होगा क्या, और बड़ा होगा तो ये थीटा और बड़ा होगा। व्हाट विल बी द लिमिटिंग केस फॉर इट, अगर ये बहुत बड़ा होगा तो ये बढ़ते 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 ये लाइन कैसा हो जाएगा, ऐसे सीधा परपेंडिकुलर हो जाएगा। यानी कि इफ द रॉड is of infinite length, then theta 1 and theta 2 both will approach to pi by 2, 90। समझ में आ रहा है। लिखो एक और नोट लिख लो, if the wire is of infinite length, अगर वायर इन्फिनाइट लेंथ का है, if the wire is of infinite length, तब उस केस में थीटा 1 थीटा 2 दोनों ही 90 डिग्री के बराबर होगा जिगरी, ठीक है, समझ आ रहा है। तो उस केस में ई परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा बता, के लैम्डा बाई आर इंटू 2, है ना। साइन 90 प्लस साइन 90, यहां से देख, साइन 90 प्लस साइन 90 कितना हो गया, 1 प्लस 1 2, ठीक है। अगर इसी चीज को ध्यान से देखा जाए तो k का मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, k का मतलब 1/4 पाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा इंटू 2 डिवाइडेड बाई r, ये कैंसिल हो गया, 2 पाई, ये 2 हो गया ना, पाई नहीं काटना पड़ेगा, मतलब ये लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू r। ये फॉर्मूला याद है, याद करिए, गॉस लॉ का पहला एप्लीकेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इन्फिनिटली लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर, थिन वायर, याद है। तो यही तो है केस, यही है ना केस, यानी कि वो फिजिक्स भी सही था, ये फिजिक्स भी सही है, केवल फिजिक्स ही सत्य होता है मृत्यु को छोड़कर, ठीक है। मृत्यु और फिजिक्स ही सत्य है, बाकी सब मोह माया है सर। बात समझ में आ रहा है, इस तरीके का है ये, तो याद रहेगा हम लोग को ये। आगे बढ़े आगे बढ़े,
अब इसको कुछ अप्लाई कर लेते हैं, कुछ सवाल देख लेते हैं, ठीक है, कुछ सवाल देखते हैं। अरे भाई ये क्या आ गया, इसको बाद में करेंगे, पहले एक सवाल देखिए इधर, एक और सवाल देखिए। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक वायर है, ऐसा हमने स्ट्रेट वायर दिया, ठीक है, एक सॉलिड लाइन बना लेते हैं यहां से, बनाइए, और यहां से ये दूरी है आर, यहाँ पी पॉइंट है, और इस एंड से ये एंगल है, मान लेते हैं 30 डिग्री, और इस एंड से ये एंगल है 20 डिग्री, ठीक है, 20 डिग्री और 30 डिग्री, और इसका चार्ज डेंसिटी लैम्डा मान लिया जाए। तो बताइए ई पर इलेक्ट्रिक फील्ड, पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, कितने कंपोनेंट? एक होगा परपेंडिकुलर के लैम्डा बाई, दूरी को आर ही बोला गया है, ठीक है, एक सिंपल फॉर्मूला डायरेक्ट यूज करने वाला, साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, साइन 30 प्लस साइन 20, क्योंकि 30 तो अपन को पता है पर 20 नहीं पता, इसीलिए रहने दे, इतने में छोड़ दीजिए, ठीक है। और ई परपेंडिकुलर खाली फॉर्मूला यूज करना सिखा रहे हैं। ई पैरेलल बताइए, ई पैरेलल बताओ, के लैम्डा बाई आर। अच्छा एक बात बताओ, थीटा 1 कितना लूँ, +20 की -20? थीटा 1 बताओ, +20, क्योंकि मैंने जब इसको डिराइव किया था तो उसी समय में रेफरेंस लाइन से नीचे मैंने नेगेटिव ले लिया था, अब फिर दोबारा नहीं लेंगे हम लोग। और थीटा 2 इज +30 डिग्री। ऐसे याद रखिएगा, एक ऊपर होगा रेफरेंस लाइन से तो एक नीचे होगा, दोनों पॉजिटिव होगा, ठीक। अब हम लोग वेराइटीज बनाएंगे कि अगर दोनों सेम साइड में हुए तो क्या होगा, वगैरह वगैरह। देखिए हम बताते हैं, cos थीटा 1 cos 20 माइनस cos 30, cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2, ठीक है। अगर हमको ये 20 भी स्टैंडर्ड एंगल दिया रहता तो हमें एक स्पेसिफिक वैल्यू मिलता, और ई नेट हम लोग कैसे निकालते हैं, ई पैरेलल का स्क्वायर प्लस ई परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अगर 20 डिग्री नोन होता तो अपन लोग रिजल्टेंट भी निकालते, अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है तो। डन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सर एक और सवाल, एक और सवाल, एक और सवाल। मान लीजिए हमारा जो पॉइंट है वो है यहां पर, यहां से आर दूरी, चलो दूरी को डी कर देते हैं, और ये पी पॉइंट है, सच दैट ये जो एंगल है ये है 30 डिग्री, ठीक है। और ये एंड यहां से ए बी ऐसे नाम देता हूं मैं, और ये चार्ज है, चार्ज है, इसका चार्ज डेंसिटी को मैंने प्लस लैम्डा बोल दिया। अब यहां से ये दूरी डी दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा, यहां से ये दूरी डी दिया हुआ है, और अगर इसको परपेंडिकुलर बनाया जाए, ठीक है, तो ये एंगल दिया गया है 20 डिग्री। चलिए अब बताइए कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के दोनों कंपोनेंट्स क्या होंगे वहां पे, ठीक है, क्या होंगे बोलिए। इस केस में हमें फॉर्मूला में ई पैरेलल और ई कंपोनेंट, ये दो कंपोनेंट्स हमें निकालने होते हैं, ठीक है ना। तो ई पैरेलल और ई परपेंडिकुलर। ई पैरेलल के लिए भी हमको चाहिए के क्यू बाई आर, और साइन थीटा 1 थीटा 2, मतलब हमें 3 पैरामीटर्स पर ध्यान देना है। पहला थीटा 1, दूसरा थीटा 2, तीसरा दूरी आर।
आर आपने नोटिस किया था कैसा दूरी था, परपेंडिकुलर दूरी था, ध्यान दीजिएगा आर कैसा दूरी था, परपेंडिकुलर दूरी। तो आप मुझे बताइए क्या ये जो दूरी डी दिया गया है क्या यह परपेंडिकुलर दूरी है, जल्दी बोलिए, क्या यह परपेंडिकुलर दूरी है? तो परपेंडिकुलर दूरी कौन है, ये है, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया गया है, तो आर। इस बार बताइए आर कितना हो जाएगा, ये डी है, इसका ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट डी कॉस 20 डिग्री, कितना होगा, डी कॉस 20। सबको समझ आ रहा है, डी कॉस 20, ये आर हो गया हमारा। अब दूसरा बताइए, दूसरा थीटा वन बोले, बोलो भाई थीटा वन, सोच के बोलो थीटा वन कितना, गलत, थीटा वन क्या था, हमारा रेफरेंस लाइन से इस लोअर एंड का एंगल है ना, जिसको अपन लोगों ने क्या लिया था, पॉजिटिव की नेगेटिव, नेगेटिव, कब, रेफरेंस लाइन से नीचे था तब पॉजिटिव लिया, नेगेटिव लिया था हम लोगों ने, ठीक है, आप ध्यान दीजिए जरा। तो अभी हमारा रेफरेंस लाइन कौन हुआ, ये इससे नीचे है कि ऊपर है सर, पर नीचे होता तो मैंने उसको नेगेटिव लिया था, है ना, डेरिवेशन के समय में, पर अब क्या है, ये ऊपर है, तो अब मुझे इसको लेना पड़ेगा -20। बोलिए क्यों, क्योंकि मैंने डेरिवेशन में नीचे था तब नेगेटिव लिया था, तो नीचे आ रहा था, तो न्यूमेरिकल में मुझे क्या लेना था, जैसे इसमें क्या लिया था मैंने, +20, पर ये उसके अपोजिट है, यानी कि अब मुझे क्या लेना होगा, -20। क्यों -20, क्योंकि रेफरेंस लाइन से ये ऊपर है, ठीक, जबकि ये क्या होना चाहिए था, नीचे होना चाहिए था, चमक रहा है, बहुत बढ़िया। थीटा टू बता। अच्छा एक और बात है, अगर आप ऐसे नहीं लेना चाहते हो तो हमें पता है कि वो रेफरेंस लाइन से नीचे होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा, तो आप क्या करिए, यहां से घूमकर और तब लिखिए ये एंगल 20 डिग्री लिखेंगे, या कितना होगा ये 340 डिग्री। आइदर यू राइट 20 डिग्रीज -20 डिग्रीज और यू राइट +340 डिग्री। बात सबको समझ में आ रहा है, दोनों एक ही बात है। थीटा टू बताइए, थीटा टू बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, थीटा टू बताइए, इस रेफरेंस लाइन से, रेफरेंस लाइन बोले तो परपेंडिकुलर होना चाहिए, यहां से ऊपर के तरफ, बताइए कितना डिग्री है, +50 की -50, +50, बहुत बढ़िया, +50 डिग्री हो गया सर। फॉर्मूला आपको पता है, ई परपेंडिकुलर और ई पैरेलल, आप रख दीजिए। किसी को कोई तकलीफ, किसी को कोई तकलीफ, अब इस सवाल को आप मुझे ओरली बताइए कि क्या किया जाए। मैं यहाँ पे ब्लैक कलर यूज कर लेता हूँ, देखिए, तो नहीं तो रेड कलर कर लो, रेड कलर ला। अब देखिए, तो ये दूरी आर खुद दिया हुआ है, हम लोग को खुद दिया है सवाल में, तो आप बताइए यहाँ पे थीटा वन कितना, बोलिए जल्दी से, थीटा वन बोलो, -37 डिग्री, थीटा टू बोल, ये क्या क्या है, इन्फिनिटी है, तो थीटा टू कितना 90 डिग्री, +90 की -90, +90, बहुत बढ़िया। और दूरी आर को आर ही दिया गया है, खत्म, ये तो और आसान था, समझ में आ गया, वैल्यूज रख लीजिए, ई पैरेलल और ई परपेंडिकुलर आप आराम से निकाल लीजिए। किसी को कोई दिक्कत यहां तक, अरे भाई डॉल रेस्पॉन्स, कोई दिक्कत, बहुत बढ़िया, जो सही रहना चाहिए सर। बढ़े आगे, नोट करिए, नोट करिए इसको, जल्दी नोट करिए, नोट करिए इसको, फिगर बना के इसके बाद वाला नंबर में देकर और नोट कर लीजिए इसको। अब फाइनाइट लाइन चार्ज से रिलेटेड कैसा भी सवाल दे आप बना सकते हो, राइट।
बड़े आगे हो गया सबका? डायग्राम बनाइए। बना लिया आपने डायग्राम? सबका हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज्ड रिंग। चार्ज रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, चलो इसको रेड से ही बना लेते हैं। हाँ, चार्ज ऐसे, चार्ज रिंग, इससे ये जो रिंग है इसका रेडियस मान लीजिए कैपिटल आर है और ये चार्ज रिंग है, यानी कि इस पर चार्ज है, यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है ये। इसका चार्ज डेंसिटी लैम्डा से लिखूं कि सिग्मा से? रिंग थिकनेस नहीं है, ठीक है, लैम्डा सरफेस नहीं है, सिर्फ लेंथ है, इसका सरकमफ्रेंस, ठीक है। और रिंग को कैसे रखा गया है? नॉर्मल टू दिस प्लेन ऐसे, और ये उसका एक्सियल पॉइंट है, ये उसका एक्सिस है, ठीक है। इस एक्सिस पर, एक्सियल पॉइंट पर, एक एक्सियल लाइन पर एक पॉइंट है P। हमको इस चार्ज रिंग के वजह से x दूरी पर, उसके एक्सिस पर जो पॉइंट है P, उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। समझ में आ रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। तो फिर बताइए क्या मैं KQ/R² यूज कर लूं? नहीं, क्यों नहीं? क्योंकि ये पॉइंट चार्ज नहीं है, ठीक। तो फिर क्या किया जाए? सर फिर से वही कंसेप्ट, अपन लोगों को एक छोटू सा एलिमेंट लेना है। कितना बड़ा एलिमेंट लोगे? छोटू सा एलिमेंट लेना है जिसका लेंथ dl हो और उस पर चार्ज कितना हो? dq। जिस पर लेंथ कितना हो, चार्ज कितना हो, dq हो, ठीक है। क्या इसको मैं एक पॉइंट चार्ज जैसा मान लूं और इस पॉइंट चार्ज के वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल लूं? बोलो, ठीक। और फिर डायरेक्शंस का ध्यान देते हुए सुटेबल लिमिट के साथ इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक। चलो तो एक काम कर लेते हैं, इसके वजह से यहां पर निकालना है तो हमें ये दूरी पता होना चाहिए। ये दूरी टेंजेंशियल दूरी, ऐसे यहां से देखिए, फील करिए इसको। तो दूरी कितना होगा भाई? R² + x² का √100, हाँ ना बोल, ठीक है। इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा? इधर। यहां पे देखिए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, ठीक है। और इसके वजह से यहां पर उससे डायमेट्रिकली अपोजिट एक और एलिमेंट लीजिए, डायमेट्रिकली अपोजिट एक और एलिमेंट लीजिए, एग्जैक्ट इसके डायमेट्रिकली अपोजिट। उसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ होगा, हाँ ना बोल, ठीक है। अब ये इसके वजह से डी वेक्टर अगर मैं मान लूं तो इसके वजह से डी डैश वेक्टर कर दूं सर। अगर इस एंगल को मैंने थीटा माना तो ये भी थीटा होगा, और इस डी के भी दो कंपोनेंट, डी डैश के भी दो कंपोनेंट, एक इधर और एक इधर, फिर डी के भी दो कंपोनेंट, एक इधर और फिर एक इधर, दोनों रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में तोड़ दो। ये थीटा है तो ये वर्टिकली अपोजिट थीटा, इधर हो गया डी कोसाइन थीटा और इधर हो गया डी साइन थीटा। अगर यह एंगल थीटा है तो ये भी थीटा, इधर हो गया डी डैश कोसाइन थीटा, इधर हो गया डी डैश साइन थीटा। यह दोनों खुपच हो जाएगा, ये दोनों खुपच हो जाएगा। क्यों खुपच होगा? दोनों चार्ज एलिमेंट्स इस पॉइंट से सिमेट्रिक दूरी पर मौजूद है, तो दोनों के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेम होगा, ठीक है, मैग्नीट्यूड। और ये डायरेक्शंस भी इनके अपोजिट है, इसीलिए ये खुपच हो जाएगा।
यानी कि ध्यान दीजिएगा जरा, ध्यान दीजिएगा जरा, एक छोटे एलिमेंट के वजह से इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सरवाइव कर रहा है, पर वर्टिकल कंपोनेंट वैनिश कर जा रहा है, कैंसिल कर जा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से जितने भी छोटे 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 एलिमेंट होंगे इस रिंग पर, उसके वजह से इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स कैंसल आउट हो जाएंगे और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऐड हो जाएगा। ठीक, तो इसीलिए ई नेट कितना होगा बोलो भाई, इंटीग्रेशन डी ई कॉस थीटा, कोई भी एक छोटे से एलिमेंट की वजह से लीजिए और पूरे सर्कुलर लूप पर आप उसको इंटीग्रेट कर दीजिए। समझ रहा है? ठीक, चल बोल, ये कितना, डी कॉस थीटा, डी डी बोलो, डी छोटे से एलिमेंट की वजह से भाई ये पॉइंट चार्ज है के क्यू, क्यू को क्या लिखू, डी क्यू बाई दूरी का स्क्वायर, दूरी का स्क्वायर बोलो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू कॉस थीटा, बोल कॉस थीटा, बोलो कॉस थीटा बी बाई एच, एक्स बाई रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, हो गया, इसका होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर था, ये खुपच हो जाएगा। सही है सर, कितना लिखा जाए बताइए तो, के इंटीग्रेशन डी क्यू कितना कर दूं, क्यू और ये एक्स भी बाहर और आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, पावर ये 1 है और ये पावर 1/2 है, तो कितना हो जाएगा 3/2। ई नेट हो जाएगा के क्यू एक्स बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2, 3/2। कुछ विद्यार्थी ये कह सकते हैं सर इंटीग्रेशन डी क्यू क्यों लैम्डा के टर्म्स में क्यों नहीं लिखे, लिख लो भाई, क्यू कितना होगा, एक हर एक यूनिट लेंथ पर कितना चार्ज लैम्डा, तो कितना लेंथ है इसका, इसका सरकमफ्रेंस लैम्डा इंटू 2 पाई कैपिटल आर, दैट्स इट, क्यू मन है लिख दो। ठीक है, लैम्डा इंटू 2 पाई आर, यहां भी लिख सकते थे डी क्यू को लिख देते तुम लैम्डा डी एल। ठीक है, पर जब तुम इसको इंटीग्रेट करोगे तो इंटीग्रेशन डी एल क्या आएगा, पूरा सरकमफ्रेंस नहीं आएगा, तो वही आता लैम्डा इंटू 2 पाई आर। तो ऐसे भी कर सकते हो, जरूरत क्या है, जब आसानी से इंटीग्रेशन डी क्यू क्यू लिख सकते हैं तो कोई तकलीफ, कोई तकलीफ नहीं। इसका ग्राफ प्लॉट किया जाए एक बार, ग्राफ प्लॉट किया जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस एक्स, ग्राफ प्लॉट किया जाए, ध्यान दीजिएगा, जब यहां से x दूरी पर ये P पॉइंट था तो उस पॉइंट पर ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, पर अगर मैं सेंटर पर बात करूं तो कितना होगा, x मुझे कितना पुट करना पड़ा, x कितना 0, तो सेंटर पर कितना आ रहा है 0 आ रहा है, सेंटर पर कितना, यानी कि ये तय है कि ग्राफ x इक्वल टू 0 पर कहां से शुरू होगा, 0 से शुरू होगा। ये बात सबको समझ में आ रहा है, समझ आ रहा है। और जैसे जैसे x बढ़ता गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बढ़ता गया, पर एक जगह आया जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मैक्सिमम हुआ। ठीक है, वो कैसे पता चलेगा, तो जिस समय में ये मैक्सिमम के लिए अपन लोग डी बाई डी एक्स को 0 करेंगे, हमें पता है फॉर मैक्सिमम या मिनिमम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो ये जब करोगे तो आपको मिलेगा x इज r बाई रूट 2, यानी कि ये x इज इक्वल टू r बाई रूट 2 पर मैक्सिमम और उसके बाद ये घटना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये घटना शुरू हो जाएगा। वही चीज इस रिंग के राइट साइड में जैसा रिपीट हो रहा है वैसे ही लेफ्ट साइड में रिपीट हो रहा है। ठीक है, यानी कि ये कुछ इस तरीके का ही ग्राफ होगा, ये x इज इक्वल टू माइनस आर बाई रूट 2 पर ये कहानी होगा, ऐसा होगा। ये अनंत तक जाएगा ही, अनंत तक जाएगा।
ये अनंत तक जाएगा। ऐसा, ठीक है। ये मैंने इसलिए करा दिया क्योंकि हम लोग इसका यूज करेंगे, ठीक है ना, समझ में आ रहा है, इसका यूज करेंगे। आगे बढ़े, आगे बढ़े, हो गया सबका। चलिए आगे देखिए। अब है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क, ठीक है। अब देखो डिस्क ऐसा होगा, है ना। इसमें अब हम लोगों को करना क्या है, बढ़िया नहीं बना, ये लो डिस्क है भाई, ये लो। अब ठीक है, डिस्क, इसके वजह से हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है किसी एक पॉइंट P पर, ओ ये पॉइंट है, ठीक है। इसमें ये भी चार्ज है, यूनिफॉर्मली चार्ज, ये भी चार्ज है, इस पर भी चार्ज है। इसका चार्ज डेंसिटी को क्या लिखे, लैम्डा सिग्मा रो, क्या लिखे, लैम्डा सिग्मा रो, क्या लिखे भाई, डिस्क है, यानी कि ये यहां पर एलिमेंट है ना, सरफेस एरिया पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, रिंग जैसा नहीं कि लेंथ पर डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, है ना। ओके बढ़िया। और इस डिस्क को भी ऐसे ही रखा गया है, ध्यान दीजिए, इस प्लेन से परपेंडिकुलर रखा गया है ऐसे, ठीक। अब इससे x दूरी पर डिस्क का रेडियस भी मान लिया जाए, ये है रेडियस कैपिटल R, थोड़ा और ऊपर लिख देते हैं, ये रेडियस कैपिटल R, डन। अब ध्यान दीजिए, इसके वजह से P पॉइंट पर निकालना है। फिर से बात वही आ गया, ये पॉइंट चार्ज तो है नहीं, है ना, तो हमें फिर एक छोटा एलिमेंट लेना पड़ा, उसके वजह से निकालना पड़ा। पर एक डिस्क का एलिमेंट क्या होगा, एक रिंग होगा। डिस्क कैसे एलिमेंट से बना हुआ है, तो बहुत सारे पतले पतले कंसेंट्रिक रिंग से मिलकर बना हुआ है पूरा डिस्क। बात समझ आ रहा है, जैसे पतले पतले, यहां से देखिएगा, ध्यान दीजिए, यहां एक रिंग, फिर दूसरा रिंग, फिर तीसरा रिंग, चौथा रिंग, पांचवा रिंग, ऐसे करके अनंत पतले 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 रिंग से मिलकर तब बना है ये पूरा डिस्क। समझ में आ रहा है। तो एक डिस्क का एलिमेंट क्या लेंगे, रिंग लेंगे। एक रिंग का एलिमेंट क्या लेंगे, सुनाओगे जी, रिंग का एलिमेंट क्या लेंगे, पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज। और डिस्क का एलिमेंट क्या लेंगे, रिंग, थिन रिंग। समझ रहा है सबको, ठीक। तो अब देख, तो फिर आप क्या करिए, और रिंग के वजह से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता है इस पॉइंट पर, एक्सियल पॉइंट पर, तो आप क्या करिए, यहां से आप कोई आर्बिट्रेरी पोजीशन छोटू आर पर चले जाइए, और छोटू आर बराबर का रेडियस हो ऐसा एक पतला सा रिंग ले लीजिए। ये एक पतला सा रिंग है, ठीक है। कितना पतला, कितना मोटाई है इसका, dr मोटाई है। इस पर चार्ज कितना होगा, dq चार्ज होगा भाई साहब, ठीक है। अब इस रिंग के वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हमें पता है, बोलो। अभी तो पढ़ा सर जी, अभी तो पढ़ा है आपने, k q x बाई रूट अंडर रेडियस का स्क्वायर प्लस वो x दूरी का स्क्वायर का पावर कितना, 3/2। अभी तो आपने पढ़ा है, ठीक। तो इस रिंग की वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालो तो DE, रिंग की वजह से, सुन रहा है ना सब कोई। ये रिंग यहां पे लिख दूं, RING लिख देता हूं, यहां पे ये भी लिख लो ताकि बाद में याद रहे। एलिमेंट इज अ थिन रिंग, इसका एलिमेंट एक पतला रिंग होगा, इसका एलिमेंट एक पतला रिंग होगा, हाँ ना बोलो, इसका एलिमेंट एक पतला रिंग होगा। समझ रहा है सबको, एक पतला रिंग होगा। अब सुन, डी रिंग के वजह से
छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड छोटे से पतले रिंग की वजह से, बताइए कितना होगा? फॉर्मूला बोल, के क्यू, क्यू को क्या लिख दूं? डी क्यू। बहुत बढ़िया। एक्स, एक्स तो सर जी यहां से ये दूरी अभी भी एक्स ही है, तो एक्स ही है, और डिवाइडेड बाई रेडियस का स्क्वायर। सर इस रिंग का रेडियस कितना है? छोटू आर की बड़ा? छोटू आर। बहुत बढ़िया पढ़ रहे हो आप लोग, बहुत बढ़िया। छोटू आर स्क्वायर प्लस छोटू एक्स स्क्वायर होल का पावर 3/2। बोलो भाई, ठीक है? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बहुत बढ़िया। तो अब क्या करना पड़ा? हमें पता है इस रिंग की वजह से, हर एक रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही होगा, ठीक है? तो सारे एलिमेंट की वजह से चूंकि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही होगा, तो सबके वजह से क्या करना पड़ा? सर यहां से लेकर यहां तक जितने भी रिंग होंगे उन सबका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही होगा, तो सेम ही डायरेक्शन में होने की वजह से आप ना इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, आ गया सारा आंसर। क्या गलत बोल रहा हूं? इंटीग्रेट कर दीजिए, ठीक है? तो देयरफॉर टोटल या ई नेट या ई क्या हो जाएगा? डी ई, रिंग के वजह से जो इंटीग्रेशन है उसको, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको जोड़ दीजिए। अरे रिंग आपके लिए लिखे हैं भाई, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि लिखना पड़ेगा आपको, ठीक? चलिए कहां से कहां लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन बताएं? 0 से, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया पढ़ रहे हो आप। 0 से कैपिटल आर। ये रिंग एग्जैक्ट यहां पर हो सकता था और यहां से एक्सटेंड करके आखिरी रिंग यहां तक हो सकता था। 0 से आर होगा हमारा लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है? ठीक है। फिजिक्स पढ़ना आदत होना चाहिए, मजबूरी नहीं। जब आदत होगा तो ये सब ऑब्वियस लगेगा, मजबूरी होगा तो ये सब टॉर्चर है, ठीक है? हर लाइन टॉर्चर होता है फिजिक्स का, अगर आदत नहीं है पढ़ना तो सर बोलिए 0 to r के डी क्यू, डी क्यू, डी क्यू को क्या लिख दिया जाए? ये भी चेंज कर देते हैं ना। डी क्यू को क्या लिख दे? लैम्डा डीएक्स, लैम्डा डीएक्स, सॉरी डी क्यू सिग्मा, सिग्मा इंटू एरिया, सिग्मा इंटू डीएस, है ना? सिग्मा इंटू डीएस इंटू एक्स और बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। अब देख यहां से के इंटू सिग्मा इंटू ये सरफेस एरिया, ये पतला सा ये सरफेस एरिया रिंग का, ये कितना लिखा जाए सर? ये रिंग का सरफेस एरिया कितना लिखा जाए? वो डीएस 2πr इंटू डी आर। बहुत बढ़िया। ये भाई साहब को क्या समझ में ऐसा आया जो आप लोगों को नहीं आया? ध्यान से समझिए इसको आखिरी बार। ये जो डिस्क है, रिंग है ऐसा पतला सा, ठीक है? आप एक काम करिए, एक ब्लेड लीजिए, ठीक है? और अपना नस नहीं काटिए, इसको काटिए ऐसे, और इसको ऐसे पकड़ के और स्ट्रेच करिए, तो स्ट्रेच करिए। आप मुझे बताइए जब आप इसको स्ट्रेच करोगे तो इसका लंबाई कितना होगा? इसके सरकमफ्रेंस के बराबर। आप इसको काटेंगे, इसको पकड़ के स्ट्रेच करेंगे, सीधा करेंगे ऐसे, ठीक है? एक्सटेंड करेंगे तो ये लंबाई कितना होगा? इसका सरकमफ्रेंस कितना है भाई? 2πr। और इसका मोटाई कितना है? देख कितना मोटाई? dr। तो बता, ये रेक्टेंगुलर सीट हुआ जिसका लेंथ है 2πr और ब्रेड्थ है dr। तो कितना लिखूं? ds एरिया बता। 2πr dr इंटू एक्स डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल का पावर 3/2। चमक रहा है सबको? तो भाई चमक रहा है कि फिर बता दे? रिपीट करते हैं? रिपीट करते हैं? नहीं, एक और उपाय, एक और तरीके से इसको एक्सप्लेन कर देते हैं, थोड़ा फील आ जाए। ध्यान से सुनिए। ये क्या था? एक सर्कुलर रिंग था। आप मुझे बताइए तो सर्कल का एरिया क्या होगा? सरफेस एरिया पाई स्क्वायर, ठीक है ना? ध्यान दीजिएगा, इस अप्रोच को देखिए। आप इसका डेरिवेटिव लीजिए, डीएस। बोलिए
पाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 पाई आर, और आर के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। मैंने आपको सिखाया, इधर डेरिवेटिव लिखिए, लीजिए ds लिख दीजिए, इसका डेरिवेटिव लीजिए dr लिख दीजिए। देखिए तो ds के जगह पर 2 पाई आर dr लिखा जा सकता है। ये भी एक अप्रोच है सर। इससे समझ में एक बात आना चाहिए, एरिया का डेरिवेटिव होता है सरकमफ्रेंस, लेंथ। समझ में आया? वॉल्यूम का डेरिवेटिव होता है एरिया, एरिया का होता है सरकमफ्रेंस या लेंथ, लेंथ का होता है कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। वही एंटी डेरिवेटिव जब लोगे तो ये इसका डायमेंशंस बढ़ता जाएगा और डेरिवेटिव डायमेंशंस घटाता हुआ जाएगा। कांस्टेंट का डेरिवेटिव आएगा लेंथ, ठीक है, लेंथ का डेरिवेटिव आएगा एरिया, एंटी डेरिवेटिव, और एरिया का एंटी डेरिवेटिव वॉल्यूम, ऐसे करके आएगा। ठीक है, क्लियर? क्लियर है? तो ये भी अप्रोच है, देख लीजिए, ऐसे भी कर सकते हैं आप। हो गया सर? अब हम लोग इसको हम मिटा दें, आगे बढ़ते हैं। इसको हम मिटा दे रहे हैं, आप मत मिटाइएगा। कहाँ पे थे हम लोग? इसको लिखना था, है ना? ये देख लीजिए यहाँ से, मैं दूसरे इंक से दिखा देता हूँ, कंफ्यूजन ना हो। लो बताइए क्या लिखे यहाँ पर, इसको मैं फिर से लिख लेता हूँ इधर। बताएं ई नेट कितना, बोलिए। के सिग्मा, देखिए जो बाहर है कांस्टेंट है, बाहर निकाल दीजिए। 2 पाई सिग्मा इंटू 2 पाई, वेरिएबल क्या है उसमें, x है कि r है? सोच के बोलो, वेरिएबल x है कि छोटू r है? क्या है वेरिएबल? छोटू r की x, छोटू r। x वेरिएबल नहीं है इस केस में, ये x दूरी फिक्स था, पर ये r हमारा वेरिएबल था जो 0 से लेकर और ये बड़े r तक एक्सटेंड करता था। सो ऑल अदर पैरामीटर्स आर कांस्टेंट, सो यू कैन टेक देम आउट ऑफ द इंटीग्रैंड, राइट? सो टेक देम आउट। 2 पाई x है ना, r dr बचा, और नीचे ये टर्म भी वेरिएबल ही रहा क्योंकि इसमें r है। इसका पावर कितना होगा बता दो? 3/2, इसका पावर 3/2, ठीक है, इसका पावर 3/2। बात सबको समझ में आ रहा है? सर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन है 0 से r, हो गया। अब ये एक साधारण मैथमेटिक्स का टर्म है, बट ऑब्वियसली इंटीग्रेशन कंप्यूट करना पड़ेगा। एक इंटीग्रेशन का टेक्निक जब आप लोग इंटीग्रेशन अच्छे से पढ़ लीजिएगा तो ये सब बड़ा ऑब्वियस सा हो जाएगा, ठीक है। पर अभी के लिए एक बार हम आपको बताते हैं और ऑब्जर्व कराते हैं कि ऐसा जो हम एक सब्स्टिट्यूशन करेंगे वो क्यों करेंगे। ध्यान दीजिएगा, आर स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होता है? 2r, r है ऊपर, ठीक है, समझ आ रहा है? तो ऐसे केस में क्या करना चाहिए अपन लोगों को, ये जो वेरिएबल है उसको पुट कर देना चाहिए एक नया वेरिएबल। क्या करना चाहिए? एक नया वेरिएबल पुट कर देना चाहिए, ठीक है, बात समझ आ रहा है? और थोड़ा सा स्मार्टली अगर इस काम को करोगे तो मैं इसको टी स्क्वायर पुट कर दे रहा हूं। आप पूछ सकते हो क्यों टी स्क्वायर पुट कर दे रहा हूं, पूछ सकते हैं आप क्यों? क्यों? बहुत बढ़िया सवाल। देखिए ये पावर में 3/2 है, ठीक है, समझ आ रहा है? अगर मैं इस पूरे के जगह पे टी स्क्वायर रखता हूं तो नीचे क्या बचेगा? टी स्क्वायर का पावर 3/2, तो नीचे क्या बचेगा? हेलो, क्या बचेगा नीचे? टी क्यूब बचेगा। क्या बचेगा? टी क्यूब बचेगा। तो आपको कम से कम ये रूट जो है उससे तो बच गए, समझ आ रहा है? तो जब भी रूट हो हमेशा स्क्वायर रखिए, रूट हो, क्यूब रूट हो, स्क्वायर रख दीजिए, ठीक। आप देखो इसका डेरिवेटिव लो तो एक बार, आर स्क्वायर का डेरिवेटिव मैंने सिखाया है, डेरिवेटिव लीजिए और डी आर लिखिए, 2r dr। सर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव इस केस में 0, कैसे पता 0? कांस्टेंट था। क्या था ये? कांस्टेंट था। और टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t, और डेरिवेटिव लेकर dt, डेरिवेटिव ले ले 2t और dt लिख दे रहे हैं। मैंने बताया क्यों सर, ये 2 और 2 खुपच हो गया। भाई साहब आपको एक चीज दिख गया होगा, यहां देखें, आर डी आर टी डी टी, आर डी आर के जगह पे क्या लिखेंगे? ये ऊपर वाला, ये भी टी के टर्म्स में आ गया। बट एक चीज है, जो ये मेरा लिमिट है वो आर के लिए था। लिमिट किसके लिए था?
लेट्स चेंज इट इन टर्म्स ऑफ टी। तो उसको कैसे चेंज करते हैं? ऐसे, जब r 0 था तो t कितना था बताएं? ये पे रखिए ना, यहां देखिए, r जब 0 था तो t कितना था? x था। पर ये छोटू r जब बड़ा r था तो t कितना था? डरिए मत, छोटू r जब बड़ा r था तो t कितना था? रूट के अंदर बड़ा r स्क्वायर प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, कुछ विद्यार्थी ये पूछ सकता है कि सर जी यहाँ पे टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो गया तो टी का वैल्यू प्लस एक्स माइनस एक्स दोनों हो सकता है? नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, सिर्फ और सिर्फ आपको प्लस लेना है। क्यों? बोलिए क्यों? भाई आप देखिए यहाँ पर, ये 0 से r, जब ये r, ये दोनों लिमिट पॉजिटिव थे तो ये इसके लिए ये नेगेटिव कैसे हो सकता है? दोनों लिमिट तो पॉजिटिव दूरी थे ना आपके लिए, तो फिर आप उसको नेगेटिव कैसे ले सकते हो? है ना। और दूसरा चीज ऐसे समझ लो कि ये दूरी है, एब्सोल्यूट दूरी है, आप नेगेटिव लेकर करिएगा क्या? ठीक, ओके। तो अब ये सवाल लगभग खत्म है। k सिग्मा इंटू 2 पाई एक्स, लिमिट बदल गया है मेरा, x से रूट अंडर कितना? r स्क्वायर प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर, और r dr को मैं लिख देता हूं t dt, और नीचे आ जाएगा t का क्यूब। खत्म हो गया, देख लीजिए कितना आसान सा फॉर्म में ये रिड्यूस हो गया। इसको मैं हटा देता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। लीजिए, ठीक है। ला, अब देखिए ये कितना हो गया? ये और ये खुपच हो गया, ये और ये खुपच हो गया। ठीक है, कितना आ गया भाई? ये ई नेट था, ई नेट था, ई नेट k इंटू सिग्मा इंटू 2 पाई एक्स, और 1 बाई टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना? बोल, 1 बाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कौन नहीं जानता? 1 बाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स के रेस्पेक्ट में नेगेटिव 1 बाई एक्स होगा, तो ये भी माइनस 1 बटा टी, कहां से कहां? एक्स से रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर होगा। हाँ ना बोल, कोई तकलीफ? सर वैल्यू रखा जाए 2k सिग्मा पाई एक्स इंटू, क्या लिखा है देखिएगा ध्यान से। पहले ये अपर लिमिट माइनस में, नेगेटिव में आएगा, और फिर माइनस ये लोअर लिमिट, तो ये माइनस ऑफ ये लोअर लिमिट जब रखेंगे तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यानी कि 1 बाई एक्स को लिखते हैं आगे और इसको लिखते हैं पीछे। बहुत बढ़िया सर, एक और आप कर सकते हो काम, x से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बस उतना ही, उससे ज़्यादा कुछ नहीं किया जा सकता। 2k सिग्मा पाई एक्स इंटू 1 माइनस x से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स एक्स खुपत हो जाएगा, x बाई रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर। ये हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया ड्यू टू और यूनिफॉर्मली चार्ज्ड डिस्क। x नहीं होगा यहाँ पर, x मिसप्रिंट है, ये x नहीं होगा, x तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया ना अंदर, ये x नहीं होगा, बाकी सब ठीक है ना। ओके, हो गया, आगे बढ़े। चलिए अब दूसरा सवाल करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज्ड सर्कुलर आर्क एट इट्स सेंटर, एक सर्कुलर आर्क होगा, उसके सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। ठीक है, तो सर्कुलर आर्क ऐसा बना दिया जाए, ऐसा है ना। अब इसके सेंटर पर यहाँ पे ऐसे इसका सेंटर वो मान लिया जाए, और यहाँ पर ये एक्सिस मान लिया जाए। ठीक है, माना जाए कि जो सर्कुलर आर्क है उसने सेंटर ओ पर टोटल थीटा एंगल सबटेंड किया हुआ है। ठीक है,
आर्क, सेक्टर, इन सबको हमेशा ही एंगल के टर्म्स में डिस्कस करना हमेशा इजी होता है, ठीक है। तो ये और ये चार्ज्ड है, ये चार्ज्ड है, इसका चार्ज डेंसिटी क्या माना जाए, लैम्डा, क्या माना जाए, लैम्डा प्लस लैम्डा, ठीक है। सर्कुलर आर्क, इसके वजह से सेंटर पर निकाला जाए, मैंने ये सर्कुलर आर्क है तो एग्जैक्टली एक एक्सिस ड्रॉ किया जो इसको दो सिमेट्रिक हाफ्स में डिवाइड करेगा, ताकि इस एंगल को मैं कितना कह सकूं, θ/2, और ये भी θ/2। हाँ ना बोल, हाँ ना बोलिए, कोई दिक्कत। अच्छा, अब सर यहां पर निकालना पड़ा तो फिर से हमने ये देखा कि ये सर्कुलर आर्क है, ये पॉइंट चार्ज नहीं है ना। तो क्या करना पड़ा कि यहां से हम लोग इसको ही रेफरेंस मान लेते हैं 0, यहां से थीटा पोजीशन पर या थीटा एंगल पर जाकर और डी थीटा बराबर का थीटा पोजीशन पर, थीटा एंगल पर जाकर कितना, ये एंगल लिख देता हूं डी थीटा, ठीक है, डी थीटा एंगल का एक छोटा सा एलिमेंट लिया जाए, ये छोटा एलिमेंट, कितना छोटा, इतू सा, कितना छोटा, इतू सा, है ना। इस पर चार्ज कितना होगा, डी क्यू, इसका लेंथ कितना मान ले, डी एल, बहुत बढ़िया। चार्ज कितना छोटू एलिमेंट पर, डी क्यू, कितना बड़ा, इतू सा डी एल लेंथ का, कितना एंगल सबटेंड किया है सेंटर पर, डी थीटा, इतू सा, ठीक है, ठीक है, ओके। अगर इस पर चार्ज लिखा जाए तो कितना होगा सर, डी क्यू इज, कितना चार्ज होगा, लैम्डा डी एल, कितना चार्ज होगा, लैम्डा डी एल, ठीक है ना, डी क्यू इज लैम्डा डी एल। अब मुझे बता, हर 1 सेंटीमीटर पर चार्ज या 1 यूनिट लेंथ पर चार्ज, लैम्डा डी एल लेंथ पर इंटू डी एल, सिंपल सा बात है। पर एक बात बताइए, हमें पता है इसका क्या पता रहता है, सर्कुलर आर्क है भाई, तो रेडियस पता है हम लोगों को, सर्कुलर आर्क का रेडियस, ये भी आर है ना। मुझे बताइए ये लेंथ कितना होगा, थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर, सुन लीजिए ध्यान से, थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर, एल इज इक्वल टू थीटा इंटू आर, आर्क लेंथ होता है एंगल इंटू रेडियस। तो मुझे बताइए ये आर्क का लेंथ कितना होगा, जल्दी बोलिए, एंगल कितना है, डी थीटा, एंगल है डी थीटा, और रेडियस कितना है, आर, तो आर डी थीटा लिखने में क्या बुराई है भाई, डी एल इज आर डी थीटा, एल इज थीटा इंटू आर, तो डी एल इज डी थीटा इंटू आर, सिंपल सा बात है। क्या कोई तकलीफ, क्या कोई तकलीफ, नो, बहुत बढ़िया। तो अब बताइए इस छोटे से एलिमेंट के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इधर होगा क्या, डीई, इस छोटे से एलिमेंट के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा डी, ठीक है। इसके भी 2 कंपोनेंट होंगे, अगर मैंने इस एंगल को थीटा लिया तो क्या ये भी थीटा होगा, यहां देखिए मैं दूसरा कलर से लिख देता हूं, ये थीटा है तो क्या ये भी थीटा होगा, अरे बोल, क्या ये भी थीटा होगा, तो क्या इसको मैं डी कॉस थीटा लिख दूं और इसको डी साइन थीटा, सिमेट्री से बताइएगा, अगर मैं इसके एग्जैक्ट सिमेट्रिक पोजीशन पर एक और एलिमेंट में लेता, ध्यान से सुनिए, इसके इस एलिमेंट के एग्जैक्ट सिमेट्रिक पोजीशन पर एक और एलिमेंट लेता, तो उसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होता है, इधर डी डैश, क्या इसके भी 2 कंपोनेंट होते हैं, इधर डी डैश साइन थीटा, इधर डी डैश कॉस थीटा, क्या ये साइन और साइन कंपोनेंट खुपच हो जाएंगे, पर ये लिखना नहीं पड़ेगा यार, अब नहीं लिखना पड़ेगा, ये तो खुद समझ लो कि इसके वजह से निकालता तो ये खुद करता, ठीक है। ये डी डैश साइन थीटा होगा और इधर आएगा डी डैश कॉस थीटा, पर हमें ये 2 के लिए नहीं लेना है, हमें ये पता है
कि हर सिमेट्रिक एलिमेंट की वजह से जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स होंगे वो कैंसिल कर जाएंगे और जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो सरवाइव करेगा। ठीक है ना, जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो सरवाइव करेगा। तो भाई साहब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, सब कोई बोले नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, डी कॉस थीटा, हर एक छोटा एलिमेंट के वजह से डी कॉस थीटा। ठीक, पर कहां से कहां मैं ऐड करूं, सिर्फ कोसाइन कंपोनेंट ऐड होगा। कहां से कहां ऐड होगा, यहां से इधर की तरफ गया तो माइनस थीटा बाई 2 रेफरेंस लाइन से नीचे, और इधर गया तो प्लस थीटा बाई 2। फिर से देखे, फिर से ये रेफरेंस लाइन है मेरा, मैंने थीटा यहीं से लिया है। ठीक है, तो यहां से नीचे गया तो माइनस थीटा बाई 2 और यहां से ऊपर गया तो प्लस थीटा बाई 2। सिंपल, दोनों सेम डायरेक्शन में नहीं है, अपोजिट में है, तो एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, दैट्स इट, सिंपल सा बात है। डी बता, डी माइनस थीटा बाई 2 से प्लस थीटा बाई 2, डी छोटा सा एलिमेंट के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, के क्यू, क्यू हो गया डी क्यू बाई, बाई बोले के क्यू बाई आर स्क्वायर। आर क्या है, ये दूरी, दूरी क्या है, आर ही तो है सर, ये दूरी आर ही तो है ना, और इंटू कॉस थीटा, इंटू कॉस थीटा, कहानी खत्म हो गया। ठीक है सर, के और आर स्क्वायर बाहर, माइनस थीटा बाई 2 से प्लस थीटा बाई 2, डी क्यू को कितना लिख दे, लैम्डा आर डी थीटा, लैम्डा आर डी थीटा डॉट कॉस थीटा, है ना। अब बताइए, अब बोलिए, एक लैम्डा खुपच हो गया, के लैम्डा बाई आर और कॉस थीटा का इंटीग्रेशन, सर कॉस थीटा का इंटीग्रेशन बोलिए, साइन थीटा, कहां से कहां, नेगेटिव थीटा बाई 2 से पॉजिटिव थीटा बाई 2 तक, माइनस थीटा बाई 2 से प्लस थीटा बाई 2 तक। कितना आया रिजल्ट, के लैम्डा बाई आर, कितना आया, के लैम्डा बाई आर, पहले अपर लिमिट, पहले अपर लिमिट साइन थीटा बाई 2, साइन थीटा बाई 2 माइनस साइन माइनस थीटा बाई 2 तो प्लस, तो फिर से 2 साइन थीटा का आधा होगा राधा, है ना, 2 के लैम्डा बाई आर साइन थीटा बाई 2, ये आपका आंसर है। समझ आ रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बड़े आगे, चल भाई आगे आते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रॉड अलोंग इट्स लेंथ, बहुत बढ़िया। यहाँ देखिए, ये एक चार्ज रॉड है, इसका लेंथ है L, कितना लेंथ है L, ठीक है। इस पर चार्ज डेंसिटी मान लिया जाए लैम्डा, ठीक है। अब बताइए, इससे इसके एक एंड से मान लेते हैं R दूरी पर, इसके एक एंड से R दूरी पर एक पॉइंट है P, ठीक है। एक नया पेज ले क्या, फिर एक क्वेश्चन आ जा रहा है, प्लस में तो ये ग्रीन आ जा रहा है ना, ये प्रॉब्लम है। ओके ठीक है, देखिए ध्यान से, ये एक मैंने चार्ज, ये एक चार्ज रॉड है, यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड, जिसका चार्ज डेंसिटी कितना है लैम्डा। इसके एक एंड से R दूरी पर एक मैंने पॉइंट लिया P, मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इसी बिंदु पर निकालना है, ठीक है, इस चार्ज रॉड की वजह से। कोई तकलीफ? फिर ये पॉइंट चार्ज नहीं है, क्या करें सर, आप इस रॉड से x दूरी पर चले जाइए, कोई भी आर्बिट्रेरी पोजीशन x पे चले जाइए, और एक छोटू सा एलिमेंट ले लीजिए इस रॉड का, छोटू सा एलिमेंट ले लीजिए इस रॉड का, कितना विड्थ का, dx विड्थ का एक छोटू सा एलिमेंट ले लीजिए, यही दिखा दें, लीजिए यही दिखा देते हैं, dx विड्थ का एक छोटू सा एलिमेंट ले लीजिए,
जिस पर चार्ज कितना होगा बता दीजिए, डी क्यू कितना होगा, डी क्यू भाई बोल, डी क्यू कितना, लैम्डा डी एक्स, लैम्डा डी एक्स, ठीक है। अच्छा अगर मैं मान लेता हूं कि लैम्डा नहीं दिया होता, इस पर टोटल चार्ज प्लस क्यू दिया होता, तो क्या होता, लैम्डा को क्यू बाई लेंथ कर देता। इसके टर्म्स में भी किया जा सकता है, लैम्डा के टर्म्स में भी किया जा सकता है, कोई तकलीफ, इसके टर्म्स में या लैम्डा के टर्म्स से, दोनों के टर्म्स से किया जा सकता है, तो यही कर देता हूं, हो गया। अब मुझे बताइए इस छोटे एलिमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, डी, डी कितना बोलो जल्दी जल्दी, डी कितना, के क्यू, क्यू को क्या लिखूं भाई, दूरी का स्क्वायर, दूरी कितना है भाई, एक्स का स्क्वायर, सो सिंपल, ठीक है। और इसको क्या लिख दूं, ये के टी के बाई एक्स स्क्वायर, और डी क्यू को क्या लिख दूं, क्यू बाई एल टाइम्स डी एक्स। लैम्डा भी लिख सकता था मैं, लैम्डा के टर्म्स में आ जाता, वेरिएबल एक्स ही हो गया, यहाँ पे एक्स है ही वेरिएबल। सर अब बताइए तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, ई इजिकल टू कितना, अच्छा इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, डी इधर होगा, अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज है ना, और सारे एलिमेंट, हर एलिमेंट की वजह से उधर ही होगा, यानी कि डायरेक्शन का बिना ध्यान रखे हुए आप सारे एलिमेंट्स की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएंगे उसको जोड़ दीजिए, सिंपल, क्योंकि हर एलिमेंट की वजह से इधर ही होगा, डन। तो बता कितना, कितना हो गया, इंटीग्रेशन डी, ठीक है, इंटीग्रेशन डी, डी को लिख देता हूं मैं के क्यू बाई एल बार डी एक्स और बाई एक्स स्क्वायर। और अब आप मुझे लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन बताएंगे, कहां से कहां, ध्यान से देखें, हाँ जी बोलिए, बहुत बढ़िया। इन्होंने कहा कि सर ये एलिमेंट मैं एग्जैक्ट यहां पर ले सकता था, यानी कि x का वैल्यू r हो सकता था, और आखिरी एलिमेंट में यहां पे ले सकता था, यानी कि r से लेकर r प्लस एल तक, r से लेकर ये यहां से r से लेकर और यहां तक r प्लस एल तक, ठीक है। तो मेरा लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन हो गया r से r प्लस एल, दैट्स इट, ठीक है ना। तो कितना हो गया भाई, के क्यू बाई एल, 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस 1/x, कहां से, r से r प्लस एल तक, हाँ ना बोल, समझ में आ रहा है, और डल रेस्पॉन्स मिल रहा है। के क्यू बाई एल, के क्यू बाई एल बोलिए, पहले अपर -1/r प्लस एल, माइनस लोअर, सर सुन रहे हैं, माइनस लोअर, तो ये प्लस हो जाएगा, मतलब 1/r माइनस 1/r प्लस एल, ठीक है, ये आपका आंसर है। अरे हो सकता है तो हम लोग एलसीएम ले लेंगे, यही तो कर सकते हैं, छोड़ दीजिए इतने में, ठीक है, ये कौन सा बड़ा बात है, कोई तकलीफ किसी को, नो तकलीफ, बड़े आगे, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं सर। अरे सर हाँ, बहुत बढ़िया सवाल, गिवन अ क्यूब विद पॉइंट चार्जेस क्यू ऑन ईच ऑफ द वर्टेक्स, एक क्यूब दिया हुआ है, बिल्कुल इसी रूम के जैसा समझिए, हर कोने पे, हर वर्टेक्स पे एक चार्ज क्यू है, ठीक है, बाकी हर चार्ज के वजह से कोई एक चार्ज चूज किया जाए और उस पर बाकी सब की वजह से फोर्स लिखिए, क्या बोल रहा है, फोर्स ऑन, कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड ऑन एनी ऑफ द चार्ज ड्यू टू रेस्ट ऑफ द 7 चार्जेस, ठीक है। इस सवाल को करने के लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, आपको बनाना पड़ेगा एक क्यूब, इसको मैं ऊपर बना दूं,
एक मिनट, पहले एक्सिस भी बना देते हैं। क्या बना, पहले कोऑर्डिनेट एक्सिस बना दीजिए, ठीक है। चलिए उसके बाद बनाए क्यूब। लीजिए, लो भाई बनाओ। अरे भाई साहब, ये लो बना सुंदर। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, ठीक है। बनाइए जल्दी से। जो क्यूब मेरे से सुंदर बनाएगा उसको इनाम मिलेगा, उसको 10 मिनट एक्स्ट्रा बोनस पढ़ाएंगे, फ्री में, कोई चार्ज नहीं। हो गया। क्वेश्चन के साथ हम रिलेट तब करेंगे, पहले आप ध्यान दीजिएगा एक बार। मान लीजिए ये क्यूब है, ठीक है, यूनिट क्यूब मान लिया जाए, यानी कि इसके डायमेंशंस 1 1 1 मान लिया जाए, ठीक है। इसका डायमेंशंस 1 1 1 मान लो, यूनिट क्यूब। इस क्वेश्चन में लिख लीजिए यूनिट क्यूब, मतलब डायमेंशंस 1, ठीक है। डायमेंशंस कुछ देगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, रिजल्ट अपन लोग आराम से निकाल सकते हैं। मुझे बताइए, इनको पहले एक्स एक्सिस पे चले जाइए, ए फिर बी, इंक दूसरा यूज कर लेना, सी डी ई एफ और इसको जी नाम दे दीजिए, ठीक है। क्यों एक छूट गया क्या? ओहो, ये छूट गया, वही तो। ई एफ, इसको जी और इसको ओ रहने दो और इसको जी लिख दीजिए, हो गया। अब ठीक है, ओ रहने दो और इसको लिखिए। हर पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखिए। एक बार आपको ये सीखने में टाइम लगेगा, ठीक है, बाद में आप बहुत जल्दी से कर लोगे। इसका कोऑर्डिनेट लिखिए तो सर एक्स कोऑर्डिनेट है 1, वाई कोऑर्डिनेट 0, जेड कोऑर्डिनेट 0, ठीक है ना। एक्स कोऑर्डिनेट है 1, वाई कोऑर्डिनेट 0, जेड कोऑर्डिनेट, ये देखो एक्स वाई प्लेन में है, कहां पे है, तो इसका कोऑर्डिनेट बताइएगा। 1 1 0, एक्स वाई प्लेन में है, और ये वाई एक्सिस पर है 0 1 0। फिर ये डी कहां पे है, वाई जेड प्लेन में है, सर एक्स कोऑर्डिनेट 0, वाई कोऑर्डिनेट 1 और जेड कोऑर्डिनेट 1, हाँ ना बोल, कोई दिक्कत। फिर ई का कोऑर्डिनेट बोलिए, ये जेड एक्सिस पर है 0 0 और 1। एफ का कोऑर्डिनेट बोलिए, एक्स जेड प्लेन में है 1 0 1 1 0 1, हो गया। जी का कोऑर्डिनेट बोलो 1 1 1, ये स्पेस का पॉइंट है ना, और ये 0 0 0 ओ पॉइंट, ओ पॉइंट का कोऑर्डिनेट 0 0 0, ठीक है, ठीक है। अब सुनिए क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़िए। कोई एक चार्ज पर बाकी सातों चार्ज के वजह से फोर्स निकालना है हमको, ठीक है। हम जानते हैं कूलम्स लॉ वेक्टर फॉर्म में अगर लिखा जाए तो ये होता है वेक्टर कितना, के Q1 Q2 बाई आर का मैग्नीट्यूड का होल क्यूब, और यहाँ पे आर वेक्टर, हाँ ना बोल, आर का मैग्नीट्यूड का होल क्यूब और आर वेक्टर, ठीक है। और एक और बात याद रखें, अगर मुझे ए बी वेक्टर लिखना है तो ये होता है पोजीशन वेक्टर ऑफ ए माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ
बी, सर ये ए बी वेक्टर लिखना है तो पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बी वेक्टर ए से बी पे जा रहा है तो बी का पोजीशन वेक्टर माइनस ए, ये ए है, ये बी पोजीशन वेक्टर ऑफ बी और ये पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, ये याद रखेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल, बार बार रेड सेलेक्ट हो जा रहा है, फाइनल माइनस इनिशियल याद रखेंगे अपन लोग, ठीक, ओके, ध्यान से सुने। तो अगर मुझे यहां पे टोटल फोर्स लिखना है, एफ टोटल, ऑब्वियसली सारे फोर्सेस के डायरेक्शंस अलग अलग होंगे तो आई मस्ट राइट इट वेक्टोरिकली, ठीक, ये पॉसिबल नहीं है कि जैसे सेम डायरेक्शन में दो तो जोड़ देंगे या सब्ट्रैक्ट कर देंगे या एंगल्स पता है, वो ऐसा नहीं हो सकता, इसमें सब अलग 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 होंगे। जैसे कि एक को कंसंट्रेट किया जाए, एक पर जी पर मान लीजिए हम फोर्स निकाल रहे हैं, ठीक है, किसके वजह से, सबके वजह से, पहले ओ को ही देखिए, ओ के वजह से जी पर फोर्स कहाँ होगा बताए थे, ओ के वजह से जी पर फोर्स अलोंग ओजी वेक्टर ऐसे होगा, है ना, ओ के वजह से जी पर फोर्स ऐसे होगा, ठीक है, बात समझ आ रहा है। तो इसके लिए इनिशियल ये हुआ, फाइनल ये हुआ, ओ जी, ओ से जी के तरफ, ठीक है, ओ से जी के तरफ। तो ध्यान दीजिए, मैंने कहा जी पर फोर्स, ओ के फोर्स ऑन जी ड्यू टू ओ प्लस फोर्स ऑन जी ड्यू टू ए प्लस फोर्स ऑन जी ड्यू टू बी प्लस फोर्स ऑन जी ड्यू टू सी, ये समझ में आ जाए तो लिखने का कोई जरूरत नहीं है, फोर्स ऑन जी ड्यू टू डी, फोर्स ऑन जी ड्यू टू ई, फोर्स ऑन जी ड्यू टू एफ, आना बोल, ठीक है, समझ आ रहा है। अब इधर देखिए, यहां देखिए, फोर्स ऑन जी, ये सब वेक्टर, सब वेक्टर। अब इसके वजह से फोर्स यहां पे लिखना है, क्या लिखूं, के Q1 Q2, हर वर्टेक्स पर कितने चार्जेस थे, सब पर क्यू 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 चार्ज थे, कितने चार्ज थे, तो Q1 इंटू Q2 सब में कॉमन हो गया, सर सब में कॉमन, हर एक दो पेयर को जब मैं लूंगा, प्रोडक्ट लूंगा तो Q इंटू क्यू क्या हो जाएगा, Q स्क्वायर कॉमन आ गया, ठीक है। यहां पे कौन सा वेक्टर लिखूंगा मैं, ओ से जी के तरफ, सुन रहे, ओ जी वेक्टर क्या होता है, पोजीशन वेक्टर ऑफ जी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ओ, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, तो 1 माइनस 0 आई कैप प्लस 1 माइनस 0 जे कैप प्लस 1 माइनस 0 के कैप। अगर मैं यहाँ पे फिर से लिखूं, ये x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप, समझ आता है वेक्टर का सिंपल नियम। ए से बी जा रहे हैं तो बी का पोजीशन वेक्टर माइनस ए का पोजीशन वेक्टर, ठीक है, कोऑर्डिनेट्स को सब्ट्रैक्ट करना है, तो लिखिए ना, इसको लिखिए तो कितना, 1 माइनस 0 इज 1 आई कैप प्लस 1 माइनस 0 1 जे कैप प्लस के क्या है, और डिवाइडेड बाई इसका ही मैग्नीट्यूड का, कहा गया, मैग्नीट्यूड का होल क्यूब। सर तो मैग्नीट्यूड होगा कितना, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा कितना, रूट अंडर एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस जेड कंपोनेंट का स्क्वायर, कितना हो गया, रूट अंडर 3 उसका होल क्यूब, हाँ ना बोलो। फिर आराम से जी ए वेक्टर सोच के बोलिए, टेक योर टाइम, टेक योर टाइम, थिंक एंड से, कोई हड़बड़ी नहीं, कंफ्यूजन है फिर बोलिए मेरे को। जी ए, जी और ए, इसको देखिए, हमेशा जी फाइनल है, ए इनिशियल है ना, 1 माइनस 1 0 आई कैप, फिर 1 माइनस 0 जे कैप, और ये के कैप प्लस के कैप, मतलब जे कैप प्लस के कैप, चमक रहा है सबको। और भाई नीचे बोल कितना, √2 उसका होल क्यूब। चलो फिर से वैसे लिखो, सबको लिखो, डरो मत, सबको लिखो, क्या आएगा बोलो, कौन सा, जी बी, बी के वजह से, बी कहाँ है, यहाँ पे, जी में से घटाओ तो कितना आ गया, 1 माइनस 1 0 आई कैप, और ये 0 जे कैप और 1 के कैप, तो के कैप, और बाई बोल 1 है ना, √1 उसका होल क्यूब प्लस, फिर से बोल
फिर से बोलो, जी सी, जी सी 1 माइनस 0 आई कैप, फिर 0 जे कैप और के कैप, और बाई बोल √2 का होल क्यूब। अब कौन सा बोल, जी डी, जी डी, डी किधर है, ये बोलो 1 माइनस 0 आई कैप आएगा, जे कैप नहीं आएगा, के कैप नहीं आएगा, और बाई √1 का होल क्यूब। ठीक है, फील आते जाएगा, ये सब 1 ही है ना, ये सब मत लिखिए, सिंपल सा बात है। चलिए और बोलिए, कौन बचा, जी, जी ई कितना 1 माइनस 0, ये आई कैप आएगा, फिर जे कैप आएगा, के कैप नहीं आएगा, √2 का होल क्यूब, प्लस जी एफ, आखिरी बचा है जी एफ कितना, जे कैप सिर्फ रहेगा, बाकी नहीं रहेगा, √1 का होल क्यूब। खत्म हो गया, ये आंसर है आपका। समझ में आया? अब आप क्या कर सकते हो ज्यादा से ज्यादा, ये √2 का क्यूब को 2√2 लिख दो, √3 का क्यूब को 3√3 लिख दो, ये वाले साथ में रख दीजिए, √3 वाले को साथ में रख दीजिए, और ये आई कैप जे कैप के कैप वाले को साथ में रख दीजिए, हो गया आंसर। ठीक है, फिर मन करेगा सबका एलसीएम ले लीजिए, समझ में आ गया? वो सिंप्लीफाई आप ऑप्शंस देखकर आराम से कर सकते हैं, कोई तकलीफ वाला बात? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं भाई साहब। आगे देखिए, बड़ा प्यारा सा एक सवाल देखिए, तो क्या है, एकदम बेसिक, अब यूज कर रहे हैं हम लोग पढ़ा हुआ चीज को। एन इनफिनिटली लार्ज प्लेट ऑफ सरफेस चार्ज, इतना देखिए, तो एक ना चार्ज्ड प्लेट है, ठीक है, इस पर एक चार्ज को u वेलोसिटी से थीटा एंगल पर प्रोजेक्ट कर दिया गया। ठीक है, चार्ज्ड प्लेट है सर, प्लेट सरफेस है, और इसका चार्ज डेंसिटी है सिग्मा। चार्ज्ड प्लेट है, प्लेट समझ रहे हैं ना, ये ऐसे सरफेस बना हुआ है इस तरीके से, और उसके ऊपर से ऐसे प्लेट है और ऐसे प्रोजेक्ट कर दिया गया है, प्रोजेक्टाइल है। अर्थ के सरफेस के जगह पर एक फ्लैट चार्ज सरफेस है, ठीक है, और एक बॉडी के जगह पर एक चार्ज है -Q0। किसको चार्ज किया गया, -Q0 को फेंक दिया गया यहाँ से, ठीक है, प्रोजेक्ट कर दिया गया। तो आप बताइए कि क्या होगा, मतलब ये इसमें टाइम कितना लगेगा टू रिटर्न टू द प्लेट, कि कितना समय लगाएगा प्लेट पर रिटर्न होने के लिए, मतलब इसको क्या कहते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या आपको याद है 11th में पढ़ा हुआ प्रोजेक्टाइल, यह है टाइम ऑफ फ्लाइट। दूसरा बताओ, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला बताओ तो क्या होता था टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट 2u sin θ/g, ठीक है। दूसरा क्या बोल रहा है, मैक्सिमम हाइट अचीव्ड, ये h, मैक्सिमम हाइट अचीव्ड h क्या था, h निकालना है, पर h का फॉर्मूला बताइए, u² sin² θ/2g, ठीक है। फिर क्या था, एट व्हाट डिस्टेंस विल इट स्ट्राइक द प्लेट, यानी कि ये दूरी, हॉरिजॉन्टल रेंज कहते हैं सर इसको, क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल रेंज। कितना होगा हॉरिजॉन्टल रेंज, इसका फॉर्मूला क्या था 11वीं का, u² sin2 θ/g, u² sin2 θ/g, ये था हमारा बेसिक, इसी के आधार पर करना है। सर मुझे बताइए, अभी भी तो केस वही है, सिर्फ फर्क क्या है, अर्थ के बजाय एक चार्ज्ड प्लेट है, अर्थ होता तो ग्रेविटी लगता, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जगह पर जी आता था। अब इस बार क्या होगा, अगर ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है और एक नेगेटिव चार्ज को हम प्रोजेक्ट करेंगे, तो पॉजिटिव चार्ज प्लेट क्या करेगा, उसको अपने ओर खींचेगा। तो क्या ये एक्सेलरेशन जी के इक्वल होगा, बिल्कुल भी नहीं सर, ये तो जो इसने फोर्स लगाया उस चार्ज पर डिवाइडेड बाय मास, वो एक्सेलरेशन होगा। तो सिर्फ बदलेगा क्या, जी के जगह पे एक्सेलरेशन लिखना है अपन को, ठीक। एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, बोलो भाई, एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, फोर्स बाय मास। फोर्स कौन लगाएगा,
इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड कौन क्रिएट किया? ये चार्ज्ड प्लेट ने क्रिएट किया इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, चार्ज्ड प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स कितना होगा? पहले फोर्स होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू चार्ज पाई मास। अब एक चार्ज प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है भाई? चार्ज प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक, यही होता है, देख लीजिए, एकदम सिंपल सा बात। सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू और बाई एम हो गया। ये आ गया एक्सेलरेशन। हर एक फॉर्मूला में एक्सेलरेशन की जगह पे ये रख दीजिए, आपका आंसर आ गया। हर एक फॉर्मूला में एक्सेलरेशन की जगह पे ये वैल्यू रख दीजिए, निकालिए। बोलिए टाइम ऑफ फ्लाइट कितना? 2u साइन थीटा बाई जी के जगह पे क्या लिख दें? सिग्मा इंटू क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू एम। समझ में आ रहा है? 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू एम। क्या ये भी आपको कठिन लगा? कठिन है क्या? बिल्कुल नहीं सर, बहुत आसान है। क्या हुआ सर, क्यों नहीं लिख रहे हैं? सब में ए के जगह पर, जी के जगह पर, एक्सेलरेशन के जगह पर ये रख देना है, बस इतना आसान था ये। ठीक है, आगे बढ़े। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ नॉन कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल। ठीक है, नॉन कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल। देखिए तो कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। ठीक है, सीबीएसई के किताब में कंडक्टिंग की वजह से क्या होता था? बाहर क्या होता था? ड्यू टू कंडक्टिंग, कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल की वजह से क्या होता था? बाहर E इज इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर, ये दूरी आर है तो, है ना। और सरफेस पे के क्यू बाई कैपिटल आर स्क्वायर, सरफेस पे चार्ज स्फेरिकल सेल, है ना। और वही सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट भी होता था। और अंदर क्या होता था? जीरो। ये किसके वजह से? स्फेरिकल कंडक्टिंग सेल के वजह से, कंडक्टिंग सेल के वजह से। ठीक है, या सॉलिड कंडक्टर के वजह से। पर अभी हम लोग का काम इसका नहीं है, नॉन कंडक्टिंग के लिए अपन लोगों को निकालना है। किसके लिए निकालना है? नॉन कंडक्टिंग। ओके सर, याद रखें, बाहर अगर ये गोला है, चार्ज गोला, चार्ज स्फेरिकल सेल, बाहर के पॉइंट के लिए हमेशा ही ये पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करता है, जो खुपच होके जाके कहाँ बैठ गया है? उसके सेंटर पे। मैं फिर दोहराता हूं, बाहर के पॉइंट के लिए स्फेरिकल सेल या चार्ज स्फेयर, सॉलिड हो या हॉलो, वो खुपच होके जाके अपने सेंटर पे बैठ गया है, ऐसा बिहेव करता है, ऐसा दिखाता है। ठीक है, सो फॉर एन आउटसाइड पॉइंट द स्फेरिकल सेल और द सॉलिड स्फेयर बिहेव्स एज अ पॉइंट चार्ज कंसंट्रेटेड एट इट्स सेंटर। दिस इज ओके, राइट? ओके, तो नॉन कंडक्टिंग की वजह से क्या हो गया? नॉन कंडक्टिंग के वजह से क्या हो गया? इलेक्ट्रिक फील्ड। अब निकाल रहे हैं नॉन कंडक्टिंग की वजह से। बाहर के पॉइंट के लिए पॉइंट चार्ज है ना, तो के क्यू बाई आर स्क्वायर। बाहर के पॉइंट के लिए के क्यू बाई आर स्क्वायर। और ऑन द सरफेस, ऑन द सरफेस कितना होगा? के क्यू बाई छोटू आर के जगह पे क्या लिख दे भाई? बड़ा आर। ये नॉन कंडक्टिंग की वजह से कर रहे हैं हम लोग। ठीक, अब किस कहाँ निकालना पड़ा? अंदर। सॉलिड स्फेयर है, चार्ज स्फेयर है, नॉन कंडक्टिंग है, अब उसके अंदर हम लोग को निकालना पड़ा। ठीक, ये मजेदार है। तो पहले अपन लोग बनाया जाए स्फेरिकल सेल, स्फेयर, यह चार्ज स्फेयर, चार्ज है भाई, और कंडक्टर है कि इंसुलेटर? इंसुलेटर।
नॉन कंडक्टिंग देखना भाई, ये कंडक्ट नहीं कर सकता। कंडक्टर का खासियत ये था कि चार्जेस बहकर कहाँ चले जाते थे, सरफेस पर क्या इसमें भी चार्ज बहकर सरफेस पर जाएंगे? जवाब है नहीं सर। ठीक है, इस पर टोटल चार्ज कितना है, तो मान लिया गया प्लस क्यू है। टोटल चार्ज कितना, प्लस क्यू जितना। ठीक है, अब क्या करना है मुझे बताइए, क्या करना है हम लोगों को इसके अंदर कोई एक पॉइंट लेना है P, और वहां पे क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो यहां से इसके सेंटर से छोटू r दूरी पर एक बिंदु मैंने मान लिया P। ठीक है, गॉस लॉ यूज कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। और उसी सरफेस, और मैंने एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया। ये क्या है, GS स्टैंड फॉर गॉसियन सरफेस। एक मैंने छोटा सा एलिमेंट लिया इस क्लोज्ड गॉसियन सरफेस पर, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड भले ही मेरे को नहीं पता, पर रेडियली आउटवर्ड्स होगा यहाँ पे, ये मैं जानता हूँ। और इसका छोटा सा सरफेस एलिमेंट एरिया वेक्टर, वो भी नॉर्मली आउटवर्ड्स होगा, ये भी मैं जानता हूँ। ठीक है, तो गॉस थ्योरम के अनुसार, बाय गॉस थ्योरम, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर द क्लोज्ड सरफेस इज Q इन बाई एप्सिलॉन नॉट। क्या हमें ये आता है, क्या हमें ये आता है? आता है, बहुत बढ़िया। दिस इम्प्लाइज सर ये E और DS दोनों सेम डायरेक्शन में है, इसीलिए मैंने क्या लिखा, E DS cos 0। ठीक है, ये बड़ा मजेदार है, Q इन लिखना। Q इन यहाँ पे, Q इन कहाँ है, यहाँ पे है, ये है Q इन, यहाँ पे Q इन, इसके अंदर का चार्ज लिखना है। ठीक, समझ आ रहा है? अच्छा ये बताइए, सॉलिड स्फीयर था, चार्ज इसके सरफेस पे था, लेंथ पे था कि वॉल्यूम पे था? वॉल्यूम। तो क्या यूज करूं, लैम्डा सिग्मा रो, क्या यूज करूं, रो। बहुत बढ़िया बच्चा लोग, रो इनटू इसके अंदर का वॉल्यूम और बाई एप्सिलॉन नॉट। क्यू इज रो इनटू वी। ठीक, रो को कैसे लिख दूं बताओ तो, रो को क्या लिखूं, रो को टोटल चार्ज कितना था Q, और टोटल वॉल्यूम कितना था, टोटल चार्ज Q और टोटल वॉल्यूम स्फीयर था 4/3 पाई क्यूब। इसको मैं यहां लिखूं, कितना होगा, मैं यहां लिख देता हूं। टोटल चार्ज था Q, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम 4/3 पाई बड़ा R क्यूब, और इंटू V इन, इसके अंदर का वॉल्यूम कितना है, ये छोटा वाला वॉल्यूम बोल, इसके अंदर का चार्ज लिखना है हमको, गॉस थ्योरम याद है ना, इसके अंदर का चार्ज ही लिखना है सिर्फ, कितना, 4/3 पाई छोटू r का होल क्यूब, 4/3 पाई छोटू r का होल क्यूब। हाँ ना बोलो, हो गया। और बाई एप्सिलॉन नॉट, ये भी बाकी है, और इधर से E बाहर निकल गया, और इंटीग्रेशन DS, ये पूरे क्लोज सरफेस पर इंटीग्रेशन कितना, 4 पाई छोटू r स्क्वायर। ठीक, 4 पाई छोटू r स्क्वायर। सर 4/3 पाई, 4/3 पाई खुपच हो गया, इस R स्क्वायर से ये खुपच हो गया, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें मिल गया कितना, बोलिए, 4 पाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, साथ में लिख दिया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, और एक R ये बाकी रह गया, और बाई R क्यूब, यानी कि सिंपली KQ इंटू R बाई R क्यूब। ये अंदर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, KQ इंटू छोटू R बाई R क्यूब। हाँ ना बोलो, आगे समझ में? तुम नोटिस करो, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R है, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R है, यानी कि ग्राफ कैसा बनेगा बताओ,
इसका ग्राफ बनेगा, ग्राफ देखिए, ग्राफ, अरे इतना जगह है बीच में बनाते हैं या इस साइड बनाते हैं, सॉरी, यहाँ पे है ना। ग्राफ बनाइए, 3 रीजन्स हो गए, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इधर छोटू आर, छोटू आर लेस देन आर, छोटू आर लेस देन, छोटू आर इज इक्वल टू आर, छोटू आर लेस देन आर, छोटू आर ग्रेटर देन कैपिटल आर। ये कहाँ कहाँ है? ऑन द सरफेस। ये कहाँ है? इनसाइड द सरफेस, और ये आउटसाइड। ठीक, हमने नोटिस करा कि ये जो अंदर था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर था, और बाहर की तरफ इट बिहेव्स एज अ पॉइंट चार्ज। ये सरफेस पर कितना था? के क्यू बाई कैपिटल आर स्क्वायर, इसके बराबर एग्जैक्ट इसका वाई कोऑर्डिनेट इतना होगा, के क्यू बाई आर स्क्वायर, और अंदर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और बाहर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, बिकॉज इट बिहेव्स एज अ पॉइंट चार्ज आउटसाइड द स्फीयर, राइट। बाहर के बिंदु के लिए यह एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करता है। ठीक है, अब हम लोग का एक टॉपिक है, इसी में पोटेंशियल भी निकालना है, चलो वो भी निकाल लेते हैं। ठीक है, जल्दी हो जाएगा। पोटेंशियल निकालना है, क्या निकालना है? पोटेंशियल। सर देखिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, किसके वजह से? नॉन कंडक्टिंग के वजह से। ठीक है, नॉन कंडक्टिंग की वजह से। ध्यान दीजिएगा, हमें पता है फिर से कि बाहर के चार्ज के लिए ये एक पॉइंट चार्ज कंसंट्रेटेड एट इट्स सेंटर बिहेव करता है। तो बाहर के पॉइंट के लिए वी आउट कितना होगा बताइएगा? के क्यू बाई, सर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज के क्यू बाई आर होता है। ठीक है, तो बाहर के चार्ज के लिए, बाहर के पॉइंट के लिए के क्यू बाई आर। ऑन द सरफेस बताओ कितना? के क्यू बाई कैपिटल आर। सर यहाँ तक बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान है। ठीक, अंदर वाला फिर मजेदार है और बहुत मजेदार है। देखिएगा, फिर से हमने बनाया स्फेरिकल सेल, सॉरी सॉलिड स्फेयर। ठीक है, सॉलिड स्फेयर, ध्यान दीजिएगा जरा, सॉलिड स्फेयर बनाया। अब वो इसका सेंटर है, इसके सरफेस पे कोई एक पॉइंट मान लिया जाए ए, पर हमारा इंटरेस्ट अभी कोई एक पॉइंट पी पर निकालने का है, जो यहाँ से छोटू आर दूरी पर है। ठीक है, कितना दूरी पर है? छोटू आर दूरी पर, इसके सेंटर से छोटू आर दूरी पर एक पॉइंट है, वहां पे मेरे को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने में इंटरेस्ट है। खूब ध्यान दीजिएगा, बहुत मजेदार है ये। ठीक, तो अब क्या किया जाए? और ये चार्ज्ड है, चारों ओर चार्ज भरे हुए हैं इसमें। तो लो भाई, इसको मैं लाल रंग से लिख देता हूं, मेरे लाल, ये लो पी, ये पी पॉइंट है। ठीक है, चलो अब बताओ कैसे करें, क्या अप्रोच लगाया जाए? एक बात बताइए, इसके अंदर सेंटर से आर दूरी पर क्या मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होता है ये जानता हूं? जानता हूं, अभी निकाला था, के क्यू छोटू आर बाई कैपिटल आर का क्यूब। ठीक है, ठीक, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में एक रिलेशन आपको याद है? E इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर, ई इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर। रिकॉल करिए, E इज इक्वल टू क्या? माइनस डी वी बाई डी आर, याद है? ठीक, डी वी इज इक्वल टू माइनस ई डी आर, समझ आ रहा है? और अगर इसको इंटीग्रेट कर दे तो कहां से कहां? ए से बी, ए से बी, तो ये आता था क्या? पोटेंशियल एट बी माइनस पोटेंशियल एट ए इज माइनस इंटीग्रेशन ए से बी ई डी आर। कुछ याद आ रहा है? वी बी माइनस वी ए इज माइनस ए से बी ई डी आर।
है ना, ये पोटेंशियल डिफरेंस है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक, क्यों नहीं इसका यूज किया जाए, क्योंकि मुझे किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जरूर पता है। अंदर एक नॉन कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल के अंदर किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है ये मैं जानता हूं। ठीक है, और मुझे पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में रिलेशन पता है। तो मैंने एक काम किया मैंने, ठीक है, VA माइनस VP इज इक्वल टू माइनस EDR कर देता हूं फ्रॉम VA माइनस VP लिखा मैंने। सर VB माइनस VA, A से B, क्या इसको मैं P से A कर दूं? टेक 2, फिर से सुने, VB माइनस VA फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल माइनस इनिशियल का, A से P EDR का नेगेटिव, वही देख तो, VA माइनस VP, ठीक है, ये हो गया VA माइनस VP इज P से A इनिशियल फाइनल, ये VA माइनस दिख रहा है ना, ये इनिशियल ये फाइनल, तो फाइनल माइनस इनिशियल वही चीज। ठीक है ना, ठीक है, समझ में आ रहा है? ला अब देखो तो यहां पे E को क्या लिखूं, E को कितना लिखे, KQ छोटू R बाई बड़ा R का क्यूब DR। ठीक, कहां से कहां मुझे बता, P मतलब कितना दूरी, यहां पे दूरी आ गया R, और A मतलब कहां पे बड़ा R है ना। ठीक है, अब सुन, A का पोटेंशियल क्या मैं जानता हूं सरफेस पर, KQ बाई कैपिटल R होगा, हाँ ना बोलो, KQ बाई कैपिटल R जानता हूं सरफेस पर P का पोटेंशियल मैं नहीं जानता, वही तो निकालना है मेरे को। ठीक है ना, वही तो निकालना है, तो बताइए कितना होगा, KQ बाई कैपिटल R माइनस पोटेंशियल एट P इज इक्वल टू माइनस, सर यहां से क्या क्या बाहर आ जाएगा, KQ बाई कैपिटल R क्यू बाहर आ गया, बचा कौन, R का इंटीग्रेशन बोलिए, R स्क्वायर बाई 2, R स्क्वायर बाई 2 है ना, कहां से कहां, छोटू R टू कैपिटल R। हो गया, चलिए अब बोलिए कितना, KQ बाई कितना R माइनस VP इज इक्वल टू कितना हो गया बोलिए तो, पहले माइनस KQ बाई R क्यूब, और ये कितना, 2 को ही बाहर निकाल दे क्या, 2 को बाहर निकाल देता हूं, R स्क्वायर माइनस छोटू R स्क्वायर, हो गया ना। ठीक है, अब बताइए इसको क्या करिए, VP निकालिए ना यहां से, पोटेंशियल एट P कितना, ये सबको इधर ले आइएगा, KQ बाई R माइनस माइनस प्लस KQ बाई 2R क्यूब टाइम्स R स्क्वायर माइनस ऑफ R स्क्वायर, है ना, हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, सिंपली KQ बाई R प्लस, ठीक है, कॉमन ले लीजिए, बहुत बढ़िया है, KQ बाई R कॉमन ले लीजिए, कितना बचा बोलिए, ये 1 प्लस ये 2R स्क्वायर बचा, कितना बचा 2R स्क्वायर, R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर बाई 2R स्क्वायर। ठीक है, KQ बाई कैपिटल R, ये देखिए एलसीएम लीजिए, 2R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, 3R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर बाई 2R स्क्वायर। ठीक है, बस सेपरेट कर दीजिए और सिंप्लीफाइड हो जाएगा, 2 को बाहर कर दे क्या, 2 बाहर, हेलो 2 बाहर, ये बचेगा 3 माइनस R स्क्वायर बाई कैपिटल R स्क्वायर, दैट्स इट।
2 को मैंने बाहर किया, 2 को मैंने बाहर किया और सेपरेट किया, आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर 1 बाई छोटू आर स्क्वायर बाई कैपिटल आर स्क्वायर। ठीक है, चलिए इतना ही रखते हैं आज के क्लास में, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद, बाय बाय।